आस्था, जो हाउस डेक्लन का ट्रबल शूटर मेज है, एक दिन अपने मिशन में एक टोम चुरा लेता है। उसकी इस हरकत के बाद असैसिन्स उसे ढूंढ निकालते हैं, लेकिन आस्था उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। बस आखिरी आदमी को जिंदा छोड़ देता है ताकि उससे जानकारी निकाल सके। आस्था उस हंटर को अपने मैजिक पावर से दबोच कर पूछता है कि इस टोम को कैसे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे इसका कोई अंदाजा नहीं है। धीरे धीरे आस्था को एहसास होने लगता है कि शायद खुद डेक्लन को भी इस टोम की असली कीमत का अंदाजा नहीं है, वरना वो इसे किसी जंग लगे बेसमेंट में नहीं दबाता। फिर भी उन्होंने इसे वापस पाने के लिए उसे मारने भेजा। भले ही डेक्लन खुद टोम को इस्तेमाल करना नहीं जानता, लेकिन वो शिकारी आस्था को सलाह देता है कि वो टोम उसे सौंप दे ताकि वो हेड ऑफ द हाउस से उसके लिए माफी मांग सके। लेकिन आस्था ठंडे स्वर में इनकार कर देता है और कहता है कि अब वो उसकी जान लेने वाला है। तभी अचानक उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है और उससे एक बेहद भयानक और भारी ऑरा निकलती है। वो ऑरा एक केन पकड़े हुए आदमी से निकल रही होती है। वही है फेरन डेक्लन, हाउस डेक्लन का हेड। फेरन आस्था से कहता है कि वो टोम वापस दे दे। फिर वो उससे कुछ बात करना चाहता है। सामने खड़ी उस शक्ति को देखकर आस्था स्तब्ध रह जाता है। वो 10 साल से ट्रबल शूटर है, जिनमें से आधे साल उसने हाउस डेक्लन के लिए काम किया, लेकिन आज पहली बार वो उनके हेड को अपनी आंखों से देख रहा है। हाउस डेक्लन पूर्वी महाद्वीप की सबसे ताकतवर मैजिकल फैमिली मानी जाती है और कहा जाता है कि इसका हेड फेरन उसके इतिहास का सबसे शक्तिशाली मेज है। आस्था महसूस कर लेता है कि फेरन कितना खतरनाक है, फिर भी वो शांत और सामान्य बने रहने की कोशिश करता है। वो फेरन से पूछता है कि क्या उसे किसी और का लूट छीनने में मजा आता है। ये तो बहुत शर्मनाक है। फेरन उसकी बात सुनकर हंस देता है, लेकिन आस्था के भीतर बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि खुद हेड ऑफ द हाउस का आना किसी तूफान का संकेत है। आस्था मन ही मन मान लेता है कि फेरन की ऑरा अब तक देखी किसी भी शक्ति से कहीं ज्यादा प्रबल है। फेरन उसे बताता है कि वो चाहे तो आस्था को मारकर टोम छीन सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो बस उससे बातचीत चाहता है। फिर फेरन उसे एक ऑफर देता है। वो चाहता है कि आस्था वापस हाउस डेक्लन में लौट आए। वो कहता है कि अगर वो लौट कर टोम भी वापस कर दे तो वो उसके सारे गुनाह भुला देगा। फेरन स्वीकार करता है कि आस्था में असाधारण प्रतिभा है और वो नहीं चाहता कि वो बर्बाद हो। वो कहता है कि उसे देखकर उसे हैरानी होती है कि एक ग्रे जोन का आदमी इतनी असरदार टेक्निक्स कैसे सीख सकता है। फेरन अपने प्रस्ताव को और आकर्षक बनाते हुए कहता है कि अगर आस्था डेक्लन का साथ ले तो वो बहुत ऊंचा उड़ सकता है। वो हर फायदे का जिक्र करता है जो उसे हाउस में लौटने से मिल सकता है और आखिर में कहता है बस टोम लौटा दो। तभी आस्था मुस्कुराकर कहता है कि उसे उसकी शर्तें मंजूर हैं। फेरन एक पल को राहत की सांस लेता है, लेकिन अगले ही सेकंड आस्था कहता है कि उसकी भी एक शर्त है। फेरन भौहें चढ़ाता है और आस्था ठंडे लहजे में कहता है मुझे हाउस डेक्लन की हेड सीट दे दो, तभी सोचूंगा टोम लौटाने के बारे में। और अपने इरादे दिखाने के लिए वो उस आखिरी शिकारी को वहीं खत्म कर देता है। यह देखकर फेरन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आस्था जिस रास्ते पर चला है वो उसकी मौत की ओर जाएगा। आस्था भी मानता है कि फेरन गलत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमला करने के लिए झपटता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि उनकी ताकत में कितना फर्क है। उसका नीला मैजिक ब्लास्ट निकलता है, लेकिन फेरन उसे अपनी लाल शील्ड से आसानी से रोक लेता है। वो कहता है कि लगता है आस्था को सबक सिखाना जरूरी है ताकि उसे एहसास हो जाए कि वो किसके सामने खड़ा है। फेरन एक शक्तिशाली ब्लास्ट छोड़ता है जो आस्था को दूर फेंक देता है। आस्था उस ब्लास्ट से लगभग जल जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। तभी उसे पहली बार एहसास होता है कि हेड ऑफ द हाउस की ताकत आखिर कितनी भयानक है। उसे एक भी ओपनिंग नहीं मिलती हमला करने की, और जैसे ही फेरन देखता है कि आस्था ध्यान खो चुका है, वो एक और हमला करता है। वो कहता है कि अब ताकत नापने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके बीच का फर्क बहुत बड़ा है। फेरन का जादुई ब्लास्ट सीधा आस्था पर गिरता है। वो पूरी तरह टकराकर नीचे गिर पड़ता है, लेकिन फेरन जानबूझकर रुक जाता है और कहता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता, बस बात करना चाहता है। आस्था पूछता है कि अगर वो लौटने को तैयार हो जाए तो क्या होगा। फेरन जवाब देता है कि वो यकीन नहीं करेगा। आस्था हल्की मुस्कान देता है और कहता है अच्छा है, कम से कम अब हम दोनों साफ हैं। फिर वो अपनी मैजिक एनर्जी को इकट्ठा करता है और कहता है कि अब वो किसी का मैसेंजर या डॉग नहीं बनेगा। वो अपना पूरा जोर लगा देता है और उसकी शक्ति बिजली की तरह चमकने लगती है। आस्था फेरन की ओर छलांग लगाता है और अपना शक्तिशाली हमला छोड़ते हुए गरजता है मैं फिर से उस कैनल में वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन उसकी सबसे भयानक मैजिक अटैक भी फेरन की डिफेंस नहीं तोड़ पाती। तभी फेरन ठंडे चेहरे से कहता है अब तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत कैसी होती है। इससे पहले कि आस्था कुछ समझे, एक जबरदस्त ब्लास्ट उसे उड़ा देता है। उसके दिमाग में पुरानी यादें चमकने लगती हैं। जब वो होश में आता है, फेरन उसके ऊपर खड़ा उसे नीचे देख रहा होता है। फेरन ठंडी आवाज में पूछता है अब समझ आया असली पावर कैसी लगती है।
आस्था हमें सिर हिलाता है और कहता है तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन अगर तुम सच में बात करना चाहते हो तो क्या मुझे दोबारा ट्रबल शूटर बनने दोगे? फेरेन मुस्कुराता है और कहता है कि वो उससे कहीं बड़ा काम चाहता है। वो चाहता है कि आस्था बोंगशन फैमिली का हेड बने। ये सुनकर आस्था हैरान रह जाता है। हाउस डेक्लन इतना ताकतवर है कि वो खुद सिंहासन को चुनौती दे सकता है, और अब आस्था समझ जाता है कि फेरेन चाहता है कि वो बोंगशन फैमिली का मुखिया बने ताकि वो डेक्लन हाउस की अधीनता स्वीकार कर ले। अब आस्था को फेरेन का असली मकसद समझ आता है। वो अपने स्टोरेज स्पेस में हाथ डालकर टोम निकालता है। फेरेन मुस्कुराता है और कहता है यही चाहता था मैं, तुम्हें और टोम दोनों को। फेरेन को लगता है कि आस्था आखिर सही निर्णय ले रहा है, लेकिन जैसे ही वो टोम लेने बढ़ता है आस्था उसे आग लगा देता है। फेरेन चौंक उठता है और गरजता है, तुम क्या कर रहे हो? आस्था शांत होकर कहता है, मैंने कभी इसे तुम्हें देने का इरादा नहीं किया था। फेरेन ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी। आस्था जवाब देता है कि उसने ट्रबल शूटर बनने का फैसला पैसे के लिए नहीं किया था। फिर वो बताता है कि उसके एक साथी को डेक्लेन के यंग मास्टर ने फॉरबिडन मैजिक से निगल लिया था और हाउस डेक्लेन ने उस घटना को छिपा दिया। ये सुनकर फेरेन सन्न रह जाता है। उसे समझ आता है कि आस्था बदले की आग में जल रहा है, लेकिन आस्था साफ करता है, मैंने बदला नहीं, न्याय मांगा था। वो कहता है कि उसकी सारी हालिया हरकतें उसके लिए एक तरह की रिटायरमेंट थीं और अब उसके ये शब्द उसके आखिरी हैं। उसके इतना कहते ही फेरेन गुस्से में उसे आग में झोंक देता है, चलो और अपने चुनावों पर पछताओ। आग उसे निगलने लगती है, लेकिन आस्था चीखता है, मुझे कोई पछतावा नहीं। वो जानता है कि अगर उसे हाउस डेक्लेन के अधीन रहना पड़े तो जीना ही बेकार है। जब आग उसे पूरी तरह लपेट लेती है, वो इस जलन को आजादी समझता है। मरते मरते वो कसम खाता है, अगर मुझे दोबारा जन्म मिला तो मेरा बदला पूरा होगा। तभी आस्था को अचानक अजीब महसूस होता है, मानो समय थम गया हो। उसके चारों ओर सब कुछ रुक जाता है, लेकिन उसके हाथों में पकड़ा टोम अब भी चमक रहा होता है। वो देखता है कि उसके शरीर पर अनगिनत मैजिक सर्कल्स उभर रहे हैं और बेहोश होने से पहले वही आखिरी दृश्य देखता है। जब आस्था दोबारा आंखें खोलता है, वो खुद को किसी गंदे इलाके में पाता है, एक बेगर के रूप में। वो चारों ओर देखता है और धीरे धीरे समझता है वो किसी तरह अतीत में लौट आया है, वही ग्रे जोन जहां उसका बचपन गुजरा था। वो एक झील तक जाता है और पानी में अपना चेहरा देखता है। ये सच है, वही है, पर जवान नहीं बल्कि छोटा आस्था। उसके सीने पर जलने का निशान अब भी है। उसे नहीं पता कि वो कैसे लौटा, लेकिन वो यकीन से जानता है कि इसमें टोम का जादू शामिल है। अब जब उसे दूसरा मौका मिला है, आस्था तय करता है कि वो वही करेगा जो पहले अधूरा रह गया था। उसे अपना मकसद याद आता है, अपने साथियों का सपना। कभी उसने और उसके साथी ने बात की थी, हम लोग नीचे वर्ग में क्यों हैं? उसके साथी ने कहा था, अगर हमें शिक्षा मिलती तो हम इन अमीर कचरों के गुलाम नहीं होते। उसी दिन आस्था ने ठान लिया था वो एक लाइब्रेरी बनाएगा, ऐसी लाइब्रेरी जहां कोई भी, चाहे अमीर हो या गरीब, लड़की या लड़का कोर्स किताबें पढ़ सके। वो इसे और बड़ा बनाना चाहता है, एक टावर की तरह। उसे टावर की जरूरत नहीं, लेकिन वो इसे बस इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि ये उसके सपने की ऊंचाई दिखाएगा। और उस किताब के पहले पन्ने पर वो डेक्लन हाउस की सीक्रेट टेक्निक लिखेगा। आस्था पहले से ही सोच रहा था कि ये कितना डरावना होने वाला है, पर अब बस एक ही बात बाकी थी, उसे वो मैनुअल कैसे मिलेगा। वो अपने ईविल प्लान का मजा ले ही रहा था कि अचानक किसी की जोरदार किक उसके गाल पर लगती है। वो घूमकर देखता है, एक गुस्से से भरा लड़का उसे पूछ रहा है कि वो अब तक कहाँ था। वो लगातार उसे मारता जा रहा है, कहता है कि वो उसकी सीट बचा कर रखे था, पर वो कहीं दिखा ही नहीं। आस्था को याद नहीं पड़ता ये कौन है जिसने उसे पंचिंग बैग बना दिया है, लेकिन अब किसी को भी अपने साथ कूड़ा जैसा बर्ताव नहीं करने देगा। वो उस लड़के की टांग पकड़ लेता है और ठंडी आवाज में कहता है, तूने मुझे 7 बार मारा है, पर मैं तुझे 70 बार लौटाऊंगा। वो छाती पर मुक्का मारता है, पर उसका शरीर इतना कमजोर है कि उसकी खुद की कलाई मुड़ जाती है। हैरान रह जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, उसे फिर से चेहरे पर मुक्का पड़ता है। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मारपीट जारी रहती है जब तक को मौका नहीं मिल जाता। वो अचानक उस लड़के को धक्का देकर झील में गिरा देता है। लड़का पानी से निकलते ही चिल्लाता है कि भाग क्यों रहा है। आस्था पीछे मुड़कर हंसते हुए कहता है, भाग नहीं रहा, टैक्टिकल रिट्रीट ले रहा हूँ। वो कहता है कि उसे उसका चेहरा याद रहेगा, हर एक चोट याद रहेगी, क्योंकि वो कोई हार मानने वाला इंसान नहीं है। वो एक गली में छिप जाता है, अपनी सूजी हुई कलाई को देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका शरीर इतना कमजोर है कि बस एक मुक्के से टूट गया। तय करता है कि अभी अपने ड्रीम को छोड़कर अपने इस कमजोर शरीर को ट्रेन करेगा। तभी एक लाल आंखों वाला बच्चा उसके सामने आता है और पूछता है, तू भूखा है? आस्था हैरान रह जाता है, तू मुझे जानता है? बच्चा मुस्कुराकर कहता है, नहीं। समझ जाता है कि ये कोई नोबल फैमिली का बच्चा है जो शायद किसी पावर स्ट्रगल में सब कुछ खो बैठा है। उसे चलता फिरता छोटा बम कहकर टालना चाहता है।
वो लड़का खुद को डेमियन बताता है। आ घूरते हुए पूछता है कि ये अजीब बच्चा उसे क्यों देखे जा रहा है, कहीं ये मेंटल तो नहीं। डेमियन कहता है कि उसकी कोई माँ नहीं और आ बीच में बोल देता है, मेरे पास बाप नहीं, जैसे दोनों किसी बेस्ट ऑर्फन कंपटीशन में हो। आ कहता है कि वो दोनों अपने अपने रास्ते जाएं, क्योंकि उसे ऐसे टिकिंग बॉम्ब से कोई लेना देना नहीं। लेकिन डेमियन वहीं खड़ा रहता है। आ डरने लगता है और पूछता है कि जा नहीं रहा क्या। डेमियन कहता है, मैं तेरे साथ चलूंगा। आ के मन में आता है कि उसे एक थप्पड़ मारे ताकि उसके होश ठीक हो जाए, पर वो बस चिल्लाता है, दूर रह मुझसे। उसी वक्त डेमियन अपने सिर को छूता है जहां चोट लगी है और कहता है कि वो उसे हील कर सकता है। फिर क्रीपी मुस्कान के साथ वो एक ग्लोविंग मैजिक सर्कल बनाता है जिससे हीलिंग पार्टिकल्स निकलने लगते हैं। आ सोचता है ये कोई नॉर्मल मैजिक टच है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि ये असली हीलिंग लाइट है, हाउस ब्लैंडोर की सीक्रेट टेक्निक। उसे याद आता है कि हाउस ब्लैंडोर का पतन हाउस डेक्लन की वजह से हुआ था। आयरी अब डर जाता है, कहीं मैंने किसी खतरनाक चीज में तो कदम नहीं रख दिया। वो सोचने लगता है कि ब्लैंडोर का बच्चा ग्रे जोन में कैसे आया, जबकि इस समय तक तो ब्लैंडोर फैमिली बहुत ताकतवर होनी चाहिए थी। वो सोच में डूबा डेमियन का नाम पुकारता है और डेमियन खुशी से जवाब देता है। उसी पल उसका दूसरा आई रंग बदल देता है, एक लाल और एक हरा। ए चौंक जाता है। ये वही ऑड आइड बच्चा है जो आगे चलकर मॉन्स्टर ऑफ ब्लैंडोर कहलाता है, वो मैड बुचर जो मरने से भी नहीं मरता था। डेमियन उसका घाव भरने के बाद जमीन पर बैठकर चींटियां गिनने लगता है जैसे कोई आम बच्चा हो, और ए पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाता है। रिग्रेशन से पहले जब वो ट्रबल शूटर था, डेक्लन फैमिली ने उसे और उसकी टीम को ब्लैंडोर परिवार की ओर भेजा था। कहा जाता है कि ब्लैंडोर परिवार ने मदद मांगी थी क्योंकि उनके स्टेट में एक मॉन्स्टर प्रकट हुआ था। जब अस्टा और उसके साथी वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि शायद कोई ओगर या उससे मिलता जुलता क्रीचर होगा, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनकी रूहें जमा दी। वहां डेमियन था जो इंसानों को ऐसे फाड़ रहा था जैसे वो कुछ भी नहीं हो। वो लगातार हीलिंग मैजिक डाल रहा था और पागलों की तरह हंसते हुए लड़ रहा था। उसी दिन उसे मॉन्स्टर ऑफ ब्लैंडोर कहा जाने लगा, वो बुच्चर जो मरने से भी नहीं मरता था। अस्ता उस भयानक याद को दिमाग से निकाल फेंकने की कोशिश करता है और वर्तमान पर ध्यान देता है। उसे समझ नहीं आता कि ब्लैंडोर परिवार का सीधा उत्तराधिकारी उसके सामने कैसे खड़ा है। जो घर का अकेला वारिस है वो आखिर ग्रे जोन में क्या कर रहा है। तभी डेमियन एक अजीब सुझाव देता है, चल खाना खाएं। वो कहता है कि उसकी माँ ने कहा था कि खाने से इंसान हेल्थी रहता है और एस्टा की कमजोरी की वजह यही है कि वो ठीक से खाता नहीं। अस्टा मान लेता है कि बच्चा सच कह रहा है। फिर वो पूछता है कि तेरे पास पैसे हैं? डेमियन मासूमियत से सिर हिलाता है और सोने के सिक्कों से भरी थैली निकालता है। ए की आंखें चमक उठती हैं और वो तुरंत बोलता है, अब से हम दोस्त हैं। डेमियन हैरान रह जाता है, पर अस्टा चालाकी से बात को घुमाकर उसे मना लेता है। वो कहता है कि दोस्त अपनी चीजें बांटते हैं और डेमियन बेवकूफी से सहमति में सिर हिला देता है। ए सुझाव देता है कि चल कुछ खाते हैं और दोनों खाना खाने चले जाते हैं। खाने के बाद दोनों एक छोटे से शेल्टर में आराम करने लगते हैं। अका पेट पहली बार पूरा भरा हुआ है। डेमियन आश्चर्य से कहता है कि जहां हम खाते हैं उसके ऊपर घर भी है। वो बताता है कि वो तो हमेशा बाहर ही सोता रहा है और धीरे से जोड़ता है कि उसका कोई पिता नहीं। अस्टा उसे सुधारता है कि तेरा पिता है, पर डेमियन मानने को तैयार नहीं। फिर पूछता है, माँ? डेमियन धीरे से कहता है, वो भी नहीं। अब यह समझ जाता है कि डेमियन को लगता है कि उसके माता पिता असल में हैं ही नहीं, क्योंकि वो कभी उसके पास नहीं रहे। ए पूछता है कि तू कितने वक्त से अकेला है? डेमियन जवाब देता है, जब से घर से भागा हूँ मैंने 10 बार सोया है। ए सोच में पड़ जाता है, शायद वो 10 दिन से भागा हुआ है। लेकिन डेमियन जोड़ता है कि कभी कभी वो दिन में 2 बार एनेप लेता है, तो कुल 10 बार सोया, यानी शायद 3 या 4 दिन हुए हैं। अस्ता महसूस करता है कि ये बच्चा बाहर से पागल दिखता है, पर भीतर से सिर्फ एक मासूम बच्चा है। वो सोचता है कि हर पागल कभी न कभी मासूम था, और चूंकि डेमियन अब अकेला है, ए तय करता है कि वो उसका केयर टेकर बनेगा। इससे उसे ब्लैंडोर परिवार से संबंध बनाने का मौका मिलेगा, जो आगे चलकर डेक्लन परिवार के खिलाफ बहुत काम आएगा। लेकिन टा के दिमाग में अब भी वो आदमी घूम रहा है जिसने उसे 77 बार मारा था। सोने से पहले वो डेमियन से कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे कुछ काम है। डेमियन तुरंत पहचान लेता है कि ए अपने ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने जा रहा है। दरअसल पिछले जीवन में एस्टा ने अपनी मैजिक फाउंडेशन बहुत साधारण चीजों पर बनाई थी, इसलिए उसे बार बार नोबल हाउसेज में चोरी छिपे घुसकर स्पेल्स चुराने पड़ते थे। कई बार वो मरते मरते बचा, पर उसने कई स्पेल्स हासिल किए, जैसे नाइट्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हार्ड एंड बॉडी स्पेल। लेकिन असली शक्ति से उसका सामना तब हुआ जब वो लगभग मरने ही वाला था। अब वो और ज्यादा मजबूत बनना चाहता है। इस बार वो डेक्लन परिवार की फाउंडेशनल आर्ट सीखना चाहता है, हेवनली ऑरिजिन टेक्निक। ये एक आधारभूत कला है जो हर प्रकार के माना एट्रीब्यूट को स्वीकार करती है।
वो पहले इसे रिसर्च के लिए याद कर चुका था, लेकिन अब इसे वास्तव में प्रयोग करने का समय आ गया है। इस तकनीक को ब्रीदिंग टेक्निक कहा जाता है। जैसे ही एए इसे एक्टिवेट करता है, उसके शरीर में एक ज्वालामुखी जैसी शक्ति दौड़ जाती है, मानो लावा उसकी नसों में बह रहा हो। दर्द असहनीय है, लेकिन एए हार नहीं मानता। वो महसूस करता है कि उसके शरीर से अशुद्धियां झलकर निकल रही हैं। ये तकनीक केवल उच्च नोबल्स के लिए बनाई गई थी, जो माना सर्किट्स को साफ करने के लिए माना को जबरदस्ती शरीर में प्रवाहित करती है। ए पूरी तरह से उस प्रक्रिया में डूब जाता है और जल्द ही खुद को एक गहरे माना पूल में पाया। जब वह दर्दनाक प्रक्रिया से आखिरकार जागता है, डेमियन पहले से ही सो चुका होता है। एआ हैरान रह जाता है यह देखकर कि अब उसकी सर्किट में कोई भी इम्प्यूरिटी नहीं बची। इसके अलावा उसका माना पूरी तरह शुद्ध हो चुका था, इतना कि उसकी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन वह जानता था कि इसके बावजूद डेक्लन को हराना अब भी असंभव है। फिर भी उसकी उम्मीदें बढ़ चुकी थीं। ए खुद को याद दिलाता है कि वह एक ट्रबल शूटर है जो कभी हार नहीं मानता। कुछ देर बाद अस्टा डायमन की पहचान छिपाने में मदद करता है। वह उसके बालों का रंग बदलकर ब्राउन कर देता है और उसे नए कपड़े पहनाता है, और अंत में उसे एक कैप देता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। डायमन पूछता है कि अब उनका अगला प्लान क्या है, जिस पर अस्टा मुस्कुराकर कहता है, अब हम बाहर निकल रहे हैं केओस मचाने। थोड़ी देर बाद आस्टा को वही आदमी दिखता है जिसने उसे 77 बार मारा था। जैसे ही वह आदमी उसे देखता है, पूछता है, कहाँ गायब था तू? पर इससे पहले कि वह और बकवास कर सके, अस्टा का घूंसा सीधे उसके पेट में लगता है। दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। अस्टा संतुष्ट महसूस करता है कि उसने सही जगह पर मारा, लेकिन अब वह रुकेगा नहीं। उसने तय कर लिया है कि उसे 123 बार मारेगा। शोर सुनकर बाकी लोग बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि उनके घर का सबसे छोटा ही इस हंगामे की जड़ है। ए की आंखों में पहले से ही पागलपन झलक रहा है। वह सोच रहा है कि अब इनके साथ क्या क्या करने वाला है। गुस्से में आमना को अपनी मुट्ठियों में भरता है और उन सब पर टूट पड़ता है। उसके घूंसे पहले से भी ज्यादा दर्दनाक हो जाते हैं। पीछे खड़ा डेमियन अस्टा का यह रूप देखकर मजे से तमाशा देख रहा होता है। वह स्थिति को और पागल बना देता है। हर बार जब कोई गिरता है, डेमियन अपनी हीलिंग मैजिक से उसे ठीक कर देता है ताकि एस्टा उसे फिर से मार सके। सबसे पहले वह उसी को हील करता है जिससे एस्टा की दुश्मनी है। बेचारा सोचता है कि डेमियन उसकी मदद कर रहा है, पर तभी एस्टा उसे पकड़ लेता है और याद दिलाता है कि वह अभी 123 हिट्स बाकी हैं। जब मुट्ठियां थक जाती हैं तो ए कैन उठा लेता है। वह मुख्य आदमी को इतनी जोर से मारता है कि उसकी जगह से हीट उठने लगती है, लेकिन एस्टा रुकता नहीं। वह डेमियन से कहता है, हील हिम, आई एम नॉट डन येट। अब वह आदमी इन दोनों बच्चों को नहीं बल्कि किसी शैतानी जोड़ी को देख रहा था जो उसकी जान के पीछे पड़ी है। पूरे दिन तक अस्टा उन्हें मारता रहा और आखिरकार जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने मुस्कुराते हुए अपने विक्टिम्स का धन्यवाद किया। थैंक्स, यू गाइज वर ग्रेट प्रैक्टिस। उसे गर्व है कि उसने हर एक को 100 से ज्यादा हिट्स दिए, कुल मिलाकर 1000 से भी ज्यादा। जब उनके लीडर ने विनम्रता से पूछा, अब हम जा सकते हैं? अस्टा बोला, हाँ, लेकिन वह आदमी याद दिलाता है, पर यह मेरा घर है। बस इतना सुनते ही एस्टा की आंखों का भाव बदल जाता है। उसकी ऑरा इतनी डरावनी हो जाती है कि वह आदमी और उसके साथी डरकर कोने में सिमट जाते हैं। तभी एस्टा को एहसास होता है कि कोई उनकी ओर आ रहा है, कोई बहुत स्किल्ड व्यक्ति, ट्रबल शूटर जैसा। उसे समझ आता है कि शायद वो डेमियन के पीछे है। अस्टा हैरान रह जाता है कि इतनी सावधानी के बाद भी वे उन्हें ढूंढ निकले, लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपने पुराने दिनों की तरह पूरा माना इकट्ठा किया, उसे कई बार कंप्रेस किया और एक माना बुलेट बना ली। उसने निशाना साधा और फायर कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति अचानक जमीन पर घुटनों के बल स्लाइड करके हमले से बच गया और जोर से चिल्लाया, मास्टर डेमियन। वह सीधा डमेन की ओर स्लाइड करता है और उसे पकड़ लेता है। अस्टा यह देखकर उलझ जाता है। पता चलता है वह व्यक्ति दरअसल उनके परिवार का बटलर है। उसका नाम है अल्फ्रेडो। डेमियन उससे छूटने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फ्रेडो कहता है, मुझे तुम्हें वापस ले जाना होगा। इस्ता खड़ा ये पूरा अजीब सा नजारा देख रहा होता है और तभी उसे समझ आता है डेमियन असल में अपने परिवार से भागा था। जब सब बातें साफ हो जाती हैं, अल्फ्रेडो अस्टा की ओर मुड़कर कहता है, अगर डेमियन तुम्हें पसंद करता है तो तुम भी हमारे साथ एस्टेट लौट चलो। अस्टा उस ऑफर के बारे में सोचने के लिए कुछ पल लेता है। उसे बस इतना पता है कि यह घर एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार का है, लेकिन वह अब तक उनके असली इरादों को नहीं समझ पा रहा। फिर भी उसने पहले से ही एक कनेक्शन बनाने का इरादा रखा था, और चूंकि उस परिवार की टेरिटरी शहर के रास्ते में ही पड़ती है, यह उसके लिए काफी सुविधाजनक साबित होती है। इसके अलावा ज़ेनियन एकेडमी भी उसी इलाके के पास है और वहां की लाइब्रेरी तो बेहद टॉप नॉच मानी जाती है। अस्टा ने तय किया कि वह वहां जाकर थोड़ा समय बिताएगा अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाने की तैयारी के लिए। सारी बातें सोचने के बाद अस्टा अंततः अल्फ्रेडो का ऑफर स्वीकार कर लेता है। कुछ ही समय बाद वे परिवार की ग्रैंड एस्टेट पहुंच जाते हैं। अस्टा कैरेज से उतरते हुए महसूस करता है कि यह उसकी एस्टेट की पहली आधिकारिक यात्रा है।
रात काफी हो चुकी थी, इसलिए अल्फ्रेडो सुझाव देता है कि अब सबको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। वह मेड लैंसेंसी को बुलाकर कहता है, इन बच्चों का ध्यान रखना। लैंसेंसी ठंडे भाव से डेमियन की ओर देखती है और तभी डेमियन को समझ आ जाता है कि अब उसकी खैर नहीं। उसी रात अल्फ्रेडो परिवार की मेट्रन गामो के चेंबर में जाता है। वह महिला को बताता है कि उसने डेमियन को ग्रे जोन से वापस लाया है। गामो का स्वभाव बेहद इम्पल्सिव था। वह यह सुनते ही गुस्से में एक पावरफुल अटैक स्पेल चला देती है, इससे पहले कि उसे पता चलता कि उसका बेटा सुरक्षित है। जब अल्फ्रेडो उसे रोकता है और बताता है कि डेमियन बिल्कुल ठीक है, तो गामो गहरी सांस लेकर राहत महसूस करती है। अल्फ्रेडो भी चुपचाप सिर झुकाता है, ये जानते हुए कि अगर डेमियन को किसी ने जरा भी नुकसान पहुंचाया होता तो वह मौत की सजा से कम नहीं होता। दरअसल गामो को कभी ब्लड विच कहा जाता था और उसका क्रोध प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल था। थोड़ी देर बाद वह अल्फ्रेडो के काम की तारीफ करती है, लेकिन अल्फ्रेडो जाने से पहले कहता है कि उसे कुछ और बताना है। वह बताता है, लेडी गामो, डेमियन का नया दोस्त अस्टा, उसने मेरी उपस्थिति को महसूस कर लिया उससे पहले कि मैं सामने आता। गामो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अल्फ्रेडो आगे कहता है, वह काउंटर अटैक के लिए तैयार था और उसके हाथ में माना बुलेट थी। यह सुनकर गामो बेहद प्रभावित होती है। ग्रे जोन का कोई बच्चा अगर इतना परसेप्शन और कंट्रोल रखता है तो यह असाधारण है। अल्फ्रेडो मुस्कुराता है और झुककर कहता है, इसीलिए मिलेडी, मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। अगली सुबह अस्टा की नींद अल्फ्रेडो के अनुरोध से खुलती है। अस्टा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सक्सेसर बनो। यह सुनते ही अस्टा दंग रह जाता है। अल्फ्रेडो संतुष्ट महसूस करता है कि उसकी बात ने असर डाला। उसे पूरा यकीन था कि अस्टा तुरंत यह रेयर मौका पकड़ लेगा, लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब अस्टा बिना झिझक इनकार कर देता है। अल्फ्रेडो को यकीन ही नहीं होता। तुमने मना किया? डेमियन भी हैरान खड़ा देख रहा होता है। अस्टा शांत स्वर में कहता है, ऑफर बड़ा है, लेकिन मुझे अभी की जिंदगी ज्यादा पसंद है। अल्फ्रेडो को तुरंत समझ आता है कि अस्टा ग्रे जोन में पैदा हुआ है, जिसने अपनी मैजिक पूरी तरह इंस्टिंक्ट और नेचुरल टैलेंट से सीखी है, इसलिए उसमें यह घमंड है। अल्फ्रेडो उसे समझाने की कोशिश करता है, दुनिया बहुत विशाल है बच्चे, और तुम उस कैनियन में फंसे गॉब्लिन की तरह हो जो सोचता है कि वही सबसे ताकतवर है। अस्टा मुस्कुराकर जवाब देता है, गलत कहाँ सर, मैं खुद को गॉब्लिन नहीं, एक वाइवर्न मानता हूँ। अल्फ्रेडो उसके इस जवाब से हतप्रभ रह जाता है और सोचता है कि अब उसे असली हकीकत दिखानी पड़ेगी। वह एस्टा को बटलर ट्रेनिंग हाउस ले जाता है, जहां दर्जनों प्रशिक्षु अपनी सत्र में व्यस्त हैं। अल्फ्रेडो गर्व से कहता है, ये बच्चे तुम्हारी उम्र के हैं और ये हाउस ब्लांडोर के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली ट्रेनीज हैं। अस्टा उन्हें देखता है और मानता है कि उनकी ट्रेनिंग बेहद सटीक है। वे बच्चों जैसे नहीं लगते, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अस्टा कहता है, हाँ, मैं उनकी ऑरा महसूस कर सकता हूँ। अल्फ्रेडो मुस्कुराता है, तो फिर सोचो, अगर तुम मेरा प्रस्ताव मान लो तो तुम भी ऐसे ही चमकोगे। लेकिन अस्टा ठंडे स्वर में जवाब देता है, मुझे लाइट पसंद नहीं, मैं अंधेरे में ही बेहतर हूँ। उसी वक्त एक ट्रेनी विंस्टर हाथ उठाता है। वह कहता है, सर, मेरे पास एक सजेशन है। मुझे लगता है अस्टा ने ऑफर इसलिए ठुकराया क्योंकि उसमें कोई टैलेंट नहीं है। विंस्टर आगे कहता है, उसे पता ही नहीं कि हम कितने महान हैं और मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। अल्फ्रेडो उसकी बात समझ जाता है, ये एक चैलेंज है। वह हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, अस्टा, क्या तुम इस ड्यूअल के लिए तैयार हो? अस्टा सब कुछ समझ जाता है। ये सारे ट्रेनीज उसे अपने प्रतिद्वंदी की तरह देख रहे हैं। उनके लिए वह बस एक लकी लड़का है जो अचानक कहीं से आकर चीफ बटलर का उत्तराधिकारी बनने का ऑफर पा गया। आप बिना झिझक ड्यूअल स्वीकार करता है, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछता है, सर अल्फ्रेडो, क्या मैं अपना ओपोनेंट खुद चुन सकता हूँ? अल्फ्रेडो भौं उठाकर जवाब देता है, जरूर, चुनो। अस्टा सीधा विंस्टर की ओर इशारा करता है, लेकिन वहीं नहीं रुकता। वह और 4 ट्रेनीज की ओर उंगली उठाता है। पूरा ट्रेनिंग हॉल एकदम सन्न रह जाता है। अस्टा ने अभी अभी 5 वर्ष 1 की मांग कर दी थी। विंस्टर की आंखें फैल जाती हैं। क्या तू पागल है? अस्टा हल्के से मुस्कुराता है, अगर डर गया है तो पीछे हट सकता है। अल्फ्रेडो जोर से हंस पड़ता है। उसके चेहरे पर गर्व झलकने लगता है। यही तो वो फायर है जो मेरे सक्सेसर में होनी चाहिए। वह गंभीर होकर पूछता है, अगर हार गए तो जिम्मेदारी लोगे अपने शब्दों की? अस्टा बिना हिचक जवाब देता है, हाँ, पूरी। अल्फ्रेडो शर्त रखता है, अगर तुम 1 मिनट तक टिके रहे तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, लेकिन अगर नहीं टिके तो तुम्हें मेरा सक्सेसर बनना होगा। अस्टा अल्फ्रेडो की आवाज में छिपी बेचैनी महसूस करता है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। दोनों की सहमति बनते ही अल्फ्रेडो आदेश देता है, रिंग में उतर जाओ। रिंग। इंस्ट्रक्टर घबराकर पास आता है, सर, ये सब थोड़ा ज्यादा डेंजरस नहीं है? अल्फ्रेडो शांत स्वर में कहता है, हाँ है, लेकिन इसे सीखना होगा कि एरोगेंस का अंत हमेशा दर्द से होता है। इंस्ट्रक्टर असहज महसूस करता है। वह नहीं चाहता कि डेमियन के मेहमान को कोई चोट पहुंचे। वह डेमियन के पास जाकर कहता है, तुम्हारा दोस्त खतरे में है, इसे रोक लो। पर उसकी हैरानी की कोई हद नहीं रहती जब डेमियन पूरी तरह एक्साइटेड होकर कहता है, क्या बात कर रहे हो, ये तो मजेदार होगा।
मैं भी लड़ूं क्या? लैंसेंसी झट से रोकती है। मास्टर गमो अगर जान गई तो बहुत डांटेंगी। अल्फ्रेडो अधीर होकर बोलता है, बस करो बातें, मैच शुरू करवाओ। इंस्ट्रक्टर समझ जाता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। वह गहरी सांस लेता है और आदेश देता है, पोजीशंस। लैंसेंसी माहौल भांप कर चुपचाप बाहर निकल जाती है। जाते जाते डेमियन से कहती है, प्रॉमिस मी यू वोंट इंटरफियर। डेमियन मुस्कुराकर जवाब देता है, आई प्रॉमिस। इंस्ट्रक्टर बच्चों की ओर मुड़कर नियम समझाता है, ये फ्री फॉर ऑल मैच होगा, तब तक चलेगा जब तक एक पक्ष हार नहीं मानता, लेकिन मैं किसी भी वक्त इसे रोक सकता हूँ। विंस्टर घूरते हुए अस्टा से कहता है, तुझे एक्सपोज करने का यही मौका है फ्रॉड। बिगिन। इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है। जैसे ही मैच शुरू होता है, एस्टा लाइटनिंग स्पीड में आगे बढ़ता है और माना इम्ब्यूड पंच सीधे विंस्टर के पेट में दे मारता है। विंस्टर दर्द से पीछे गिरते हुए खांसने लगता है, उसके मुंह से तरल निकलता है। इससे पहले कि वह संभल पाए, एस्टा बाकी 4 ट्रेनीज को भी एक के बाद एक गिरा देता है। सभी जमीन पर तड़प रहे हैं और अब बस विंस्टर ही खड़ा है। एस्टा उसे ठंडी निगाहों से देखता है। उसके हाथों में घूमते हुए माना बुलेट्स दिखाई देते हैं। वह कहता है, पहला लेसन, कभी किसी छोटे आदमी को अंडर एस्टिमेट मत करना। विंस्टर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आता है कि एस्टा कैजुअल अंदाज में माना बुलेट्स कॉन्जर कर रहा है, जो ट्रेनीज के लिए असंभव स्तर की स्किल थी। एस्टा धीरे से कहता है, दूसरा लेसन, लोगों को जल्दी जज मत किया करो। वह बोलते हुए गोलियों की बौछार करता है। दर्जनों माना बुलेट्स विंस्टर और उसके साथियों पर लगती हैं। सभी ट्रेनीज चीख उठते हैं क्योंकि गोलियों की शक्ति उनकी त्वचा में तीव्र दर्द जला रही थी। तीसरा लेसन, आओ आगे बढ़ता है। उसकी आंखें ठंडी थीं। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत कड़वी। वह आखिरी वार करता है, एक जोरदार पंच जो विंस्टर को हवा में उछाल देता है। एस्टा मुस्कुराता है, अब से मैं तुम्हें पर्सनली ये सारे लेसन सिखाऊंगा। विंस्टर दर्द में चिल्लाता है, तू पागल है, ये जादू नहीं, तू शुद्ध हिंसा कर रहा है। एस्टा उसकी कॉलर पकड़कर कहता है, गलत, ये फिजिकल मैजिक है। और फिर उसके सिर पर एक और किक लगती है। पूरा हॉल स्तब्ध है। एस्टा ट्रेनीज को ऐसे घसीट रहा है जैसे वे उसकी पर्सनल पपेट्स हों। अल्फ्रेडो भी निशब्द रह जाता है। वह सोचता है, ये मना बुलेट्स कितनी बार कंप्रेस की गई होंगी? गणना करते हुए उसे एहसास होता है, कम से कम 4 या 5 बार। अगर मैं उस वक्त इनसे टकरा गया होता तो शायद। उसे समझ आता है कि एस्टा का माना कंट्रोल पूर्ण है और उसका लड़ाई का इंस्टिंक्ट भी असाधारण। पीछे खड़ा डेमियन मीनवाइल सबको हील कर रहा था ताकि एस्टा उन्हें फिर से मार सके। और तभी दरवाजा जोर से खुलता है। कमरे में लांस अंदर आती है। उसके साथ गामो भी थी। कैमो तुरंत अल्फ्रेडो को बुलाती है और जैसे ही इंस्ट्रक्टर को एहसास होता है कि मेट्रन वहां मौजूद है, वो राहत की सांस लेता है कि आखिरकार उनकी जान बच गई। कैमो अल्फ्रेडो से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है और वो कबूल करता है कि वो बस एक टेस्ट कर रहा था। कैमो यकीन नहीं कर पाती कि जो कुछ वो देख रही है उसे अल्फ्रेडो एक टेस्ट कह रहा है। एस्टा तो ट्रेनीज की बुरी तरह धुनाई कर रहा था जबकि डामेन पीछे से सपोर्ट दे रहा था। गामो तुरंत आदेश देती है कि अल्फ्रेडो ट्रेनीज को इकट्ठा करे और उन्हें विथड्रॉ करने को कहे। इसके अलावा वो डामेन और एस्टा दोनों को उनके कमरों में जाने का आदेश देती है। उसी वक्त वो इंस्ट्रक्टर के पास जाती है और ठंडे लहजे में कहती है, यू आर फायर्ड। इंस्ट्रक्टर सन्न रह जाता है। उस रात गामो अल्फ्रेडो को बुलाकर कहती है कि उसने हद पार कर दी। भले ही उसका इरादा सही था। अल्फ्रेडो गलती मानता है और कहता है कि वो सजा स्वीकार करने को तैयार है। फिर गामो उससे पूछती है कि क्या एस्टा को डेमियन ने ड्यूल के दौरान मदद की थी, लेकिन अल्फ्रेडो साफ कहता है नहीं। वो बताता है कि एस्टा बस लोगों को पीटने में ही बहुत अच्छा है। फिर अल्फ्रेडो बताता है कि एस्टा ने फिर से मैजिक बुलेट का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार उसने उसे कई बार कॉम्प्रेस किया ताकि पावर बढ़े। गामो ये सुनकर समझ जाती है कि एस्टा को अपने माना पर बहुत अच्छा कंट्रोल है। भले उसने सब नहीं देखा, लेकिन जब वो पहुंची, एस्टा 5 ट्रेनीज को एक साथ हरा रहा था, जैसे बच्चों से खेल रहा हो। गामो को एहसास होता है कि मैजिक बुलेट को संभालना तो एक हाई लेवल मेज के लिए भी मुश्किल होता है। फिर वो अल्फ्रेडो से पूछती है कि सक्सेसर प्रपोजल का क्या हुआ। अल्फ्रेडो बताता है कि एस्टा ने बिना सोचे मना कर दिया। गामो सोच में पड़ जाती है कि उसे उस बच्चे का री-इवैल्यूएशन करना होगा। वो आदेश देती है, एस्टा को मेरे पास लाओ। थोड़ी देर बाद एस्टा गामो से मिलने पहुंचता है। कमरे में डामेन भी बैठा है, जो कुकीज खा रहा है जैसे कोई स्पॉइल्ड ब्रैट हो। गामो कुछ कहने से पहले टेबल पर एक बॉक्स रखती है। एस्टा चौंक जाता है और गामो याद दिलाती है कि अल्फ्रेडो ने उसे एक गिफ्ट का वादा किया था। एस्टा और भी हैरान हो जाता है जब पता चलता है कि गिफ्ट खुद गामो ने तैयार करवाया है। गामो उसे बॉक्स खोलने को कहती है और अंदर देखकर एस्टा की आंखें फैल जाती हैं। वो एक हाई ग्रेड आइटम है। एस्टा को विश्वास नहीं होता क्योंकि ब्लैंडोर परिवार में भी सिर्फ टॉप 5 मेज डिविजन्स के रिक्रूट्स को ये आइटम दिया जाता है। उसे शक होता है कि इसके पीछे कुछ और माजरा है। जैसे ही गामो उसके मन की बात समझ जाती है, वो कहती है, तुम ये गिफ्ट बिना किसी चिंता के ले सकते हो। वो बताती है कि एस्टा ने उसके बेटे की मदद ग्रे जोन में की थी और ये उसी का धन्यवाद है। साथ ही दिन की घटना के लिए एक माफी भी। एस्टा अभी भी सतर्क रहता है। वो पूछता है,
अगर मैंने इसे लिया तो क्या मुझे ब्लांडोर से जुड़ना पड़ेगा? गामो मुस्कुराती है, नहीं। फिर वो पूछता है, इसमें पॉइजन तो नहीं? जवाब वही रहता है, नहीं। अब अस्टा सचमुच चौंक जाता है कि इस गिफ्ट पर कोई शर्त नहीं। वो झुककर कहता है, थैंक यू मैम। इसके बाद गामो कहती है कि उसके पास एक प्रपोजल है। अस्टा सुनते ही समझ जाता है कि उसका शक सही था। गामो बताती है कि वो चाहती है अस्टा को एकेडमी में एडमिशन दिलवाए ताकि वो डेमियन के साथ पढ़े। अस्टा हैरान होता है तो गामो समझाती है कि डेमियन को पिछले साल ही जाना था, लेकिन उसने मना कर दिया था, इसलिए इसे इस साल तक टाला गया। गामो स्वीकारती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा इस तरह भाग जाएगा, लेकिन अब वो देख सकती है कि डेमियन को आस्टा पसंद है, इसीलिए वो उस पर भरोसा कर रही है। अस्टा समझ जाता है कि गामो बस अपने बेटे को एकेडमी में रोकना चाहती है। अगर वो जबरदस्ती करेगी तो डेमियन फिर भाग जाएगा। उधर अस्टा के लिए भी ये मौका बड़ा है। एकेडमी में उसे कई कनेक्शंस मिल सकते हैं, ये फायदा भी है, लेकिन उसे लगता है जैसे उसके गले में पट्टा डाल दिया जाएगा। आखिरकार वो कहता है, मैं सोचूंगा। गामो को ये मंजूर है। वो कहती है कि वो उसके जवाब का इंतजार करेगी। फिर वो पूछती है कि उसने अल्फ्रेडो का सक्सेसर ऑफर क्यों ठुकराया। अस्टा तुरंत सेंस कर लेता है कि अल्फ्रेडो दरवाजे के पीछे से सब सुन रहा है। मुस्कुराकर वो कहता है, मेरे घुटने बहुत कीमती हैं, यानी कि उसे किसी के आगे झुकना पसंद नहीं। ये सुनते ही दरवाजे के पीछे खड़ा अल्फ्रेडो बुरी तरह आहत हो जाता है। बाद में जब आस्टा अपने कमरे में लौटता है, वो आइटम खा लेता है और कुछ ही पलों में उसके शरीर में जबरदस्त बदलाव आने लगते हैं। सिर्फ 10% अब्जॉर्प्शन से ही एस्टा का माना जबरदस्त तरीके से बढ़ गया था। उसका शरीर भी धीरे धीरे फ्लेम ऑर्न की तरह बदलने लगा था। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये कि इस आइटम को एब्जॉर्ब करने पर उसके शरीर में जरा भी इम्प्यूरिटी नहीं आई। अब रही बात एकेडमी की, उस पर एस्टा पहले ही सोच चुका था। उसके पास अब जवाब था। उसे पता है कि एकेडमी में दाखिला लेना मतलब जल्दी ही किसी पावरफुल स्पॉन्सर से मिलने का मौका पाना। एकेडमी में शामिल होने के ढेरों फायदे हैं, लेकिन साथ ही उसे ऐसा भी लगता है जैसे वो किसी ट्रैप में जा रहा हो। वो थोड़ा दिमाग साफ करने के लिए दौड़ने का फैसला करता है। कमरे से बाहर निकलते ही कोई उसे आवाज देता है, आर यू अस्टा? अस्टा पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है। प्लेटिनम ब्लॉन्ड बाल, रॉयल सा लुक। दामन के डायरेक्ट डिसेंडेंट होने के कारण अस्टा मान लेता है कि ये शख्स शायद उसका कोई रिश्तेदार है, इसलिए वो झूठ बोलने का फैसला करता है। नो, यू गॉट द रॉन्ग पर्सन। वो कहता है कि उसके बाल रोशनी में रंग बदल लेते हैं, इसलिए शायद किसी को भ्रम हो गया हो। वो आदमी थोड़ा उलझन में आता है, फिर माफी मांगकर जाने लगता है। लेकिन तभी गलत वक्त पर अल्फ्रेडो दौड़ता हुआ आता है और जोर से बोल देता है, अस्टा, आई नीड टू टॉक अबाउट द बटलर मैटर। और बस बात यहीं बिगड़ जाती है। वो प्लैटिनम हेयर्ड लड़का तुरंत रुकता है, पलट कर मुस्कुराता है। सो आई वॉज राइट, यू रियली डू हैव दैट अनप्लेजेंट फेस। अब झूठ छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। अस्टा सीधा मान लेता है, या आई एम अस्टा। ये सुनकर वो लड़का चिढ़ जाता है, लेकिन अल्फ्रेडो की मौजूदगी के कारण फिलहाल पीछे हट जाता है। जाते जाते वो कहता है, कम टू द मेज हॉल लेटर, आई टीच यू सम मैनर्स। अल्फ्रेडो पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है, पर अस्टा बस सिर हिला देता है। अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे गुस्सा निकालने के लिए परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट मिल गया था। वो ठान लेता है कि मेज हॉल जाकर उस बंदे की धुनाई करेगा। फिर वो अल्फ्रेडो से पूछता है, कैन आई मीट गामो राइट नाउ? थोड़ी देर बाद अस्टा गामो के ऑफिस पहुंचता है। गामो चौंक जाती है, इतनी सुबह? वो पूछती है कि क्या उसने कल की बात पर फैसला कर लिया। अस्टा शांति से जवाब देता है, यस, आई विल एनरोल इन द एकेडमी। गामो को यकीन नहीं होता, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून झलकता है। वो कहती है कि तैयारी जल्द शुरू होगी। अस्टा कमरे से निकल जाता है और अल्फ्रेडो अंदर आता है। वो पूछता है, अस्टा का क्या हुआ? गामो जवाब देती है, उसने ऑफर स्वीकार कर लिया। अल्फ्रेडो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लगभग उछल कर कहता है, परफेक्ट, फर्स्ट सेमेस्टर का खर्चा हम देंगे, फिर अगले सेमेस्टर में उसे मुश्किल होगी, तब मैं मदद का हाथ बढ़ाऊंगा। गामो उसे डांटती है कि वो ज्यादा जोर से बोल रहा है। अल्फ्रेडो झेंप कर माफी मांगता है और किचन की ओर चला जाता है। गामो धीरे से सिर हिलाती है। उसे पता है कि अल्फ्रेडो इतना खुश क्यों है। वो अब अस्टा को अपना सक्सेसर बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे ये प्लान बहुत कमजोर लगता है। अल्फ्रेडो फिर भी आत्मविश्वास से भरा है, क्योंकि पुराने हेड बटलर ने भी उसे इसी ट्रिक से फंसाया था। दूसरी ओर एस्टा तय करता है कि अब वो सीधे मेज हॉल जाएगा, जहां वो बदतमीज लड़का उसका इंतजार कर रहा था। वो दरवाजा खोलता है तो अंदर एक मेज खड़ा है, जिसका चेहरा हुड के नीचे छिपा हुआ है। वो पूछता है, व्हाई आर यू हियर? अस्टा लड़के का नाम याद करने की कोशिश करता है, पर लड़खड़ा जाता है। तभी मेज हंसते हुए बोलता है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। वो कहता है, फॉलो मी, और आस्टा को एक दूसरे कमरे में ले जाता है। माइंड योर हेड कहकर वो दरवाजा खोलता है। जैसे ही अस्टा अंदर कदम रखता है, चारों ओर उड़ते हुए नोट्स उसकी ओर आने लगते हैं। अब उसे समझ आता है कि उसने ऐसा क्यों कहा था।
तभी उसके सामने एक व्यक्ति आता है जो खुद को परिचय देता है, वेंजी फॉन ब्लोंडोर। अचानक अस्टा से पूछते हैं क्या वह अपने छोटे भाई से मिलने आया है, पर अस्टा खुद सच में हैरान है। वह सोचता है कि क्या वही नटखट बच्चा उसका भाई है। अस्टन की पिछली जिंदगी के बारे में एक बात वो याद करता है, मेजेस के साथ एक अजब पहचान होती है, बाल धीरे धीरे झड़ ढहते हैं। ए ने इसे 3 स्टेज में बांटा है। फर्स्ट स्टेज, मेजेस इनकार करते हैं और अपनी रोब से छुपाने की कोशिश करते हैं। सेकंड स्टेज, हार मानकर गंजा सिर दिखा देते हैं। थर्ड स्टेज, असलियत को अपनाकर सब शेव कर लेते हैं। और फोर्थ स्टेज में वे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की रिसर्च करते हैं, बाल उगाने की मैजिक बनानी चाहते हैं, पर अब तक कोई सफल नहीं हुआ। पर ये सारी आदतें WJI पर लागू नहीं लग रहीं। वह अस्टा के सामने आराम से खड़ा है, बिल्कुल शांत। WJI सबसे पहले अपने छोटे भाई के व्यवहार के लिए माफी मांगता है। फिर अस्टा से पूछता है क्या वह किसी एकेडमी में काम करता है। अस्टा पूछता है क्या WJI किसी एकेडमी में है। WJI बताता है कि वह वाइस डीन है और अस्टा को एक ड्रिंक परोसता है। अस्टा इम्प्रेस्ड है। ये पद तो सिर्फ परिवार के नाम से नहीं मिलता। वह समझता है कि WJI काबिलियत वाला है। WJI छेड़ते हुए कहता है अस्टा काफी अलग है और बताता है कि उसने आस्टा को जेनियन एकेडमी में एनरोल करवाने की सिफारिश की है। बड़ा मौका है। WJI खुद भी जेनियन एकेडमी का ग्रेजुएट है। वह 145th क्लास का है। अस्टा को ये सारी डिटेल्स चाहकर नहीं चाहिए थीं, इसलिए वह अनइम्प्रेस्ड है। WJI तुरंत माफी मांगकर कहता है कि वह बस उत्साहित था और ट्रैश बोल दिया। फिर WJI कहते हैं कि बात की मेन पॉइंट पर आते हैं, पर उससे पहले एक बात कंफर्म करनी है। क्या आस्टा किसी दोस्त के लिए अपनी लाइफ रिस्क करेगा? आस्टा को सवाल समझ नहीं आता। WJI बताता है कि पूरा मामला ब्लॉन्डर फैमिली की रेप्यूटेशन से जुड़ा है। वह अपने स्टोरेज से एक किताब निकालता है। आस्टा का चेहरा देखते ही शॉक में चमक उठता है। WJI बोलते हैं कि अगर आस्टा अपनी जान जोखिम में डाल सके तो वह उसे ये टोम दे देगा। किताब वह सीक्रेट है, ब्लॉन्डर फैमिली का हीलिंग लाइट। उसी बीच गार्डन में गमो डेमियन के एकेडमी जाने की बात सोच रही है। वह खुश है कि सब स्ट्रेस फ्री हुआ और आस्टा उसके बेटे डेमियन का अच्छा दोस्त रहा। अल्फ्रेडो कहते हैं कि आस्टा कभी कभी जर्क होता है, पर गामो जानती है कि हर बच्चा शेमलेस हो सकता है। वह चाहती है कि आस्टा उसके पास रहे क्योंकि आस्टा एक फ्री बर्ड है जिसे कोई केज नहीं कर सकता। पर गामो सोच रही है कि डेमियन के कारण आस्टा को पास कैसे रखा जाए। फिर हम वापस मेज हॉल आते हैं जहां आस्टा सोचता है कि WJI उसे ब्लॉन्डर फैमिली का सीक्रेट टेक्निक क्यों दे रहा है। क्या यह किसी जाल ट्रैप का हिस्सा तो नहीं? WJI आस्टा की भावनाएं पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर आस्टा कुछ नहीं दिखा रहा, मानो कोई मास्क पहने हो। WJI उसे सोच समझकर जवाब देने को कहते हैं और चेतावनी देते हैं कि रिवॉर्ड देखकर अंधा मत हो जाना। आस्टा जवाब देता है अगर उसकी मांग ऐसी है जो वह कर सकता है वह करेगा, वरना WJI को मना करने की जरूरत नहीं। WJI शांत होकर कहता है कि उसकी प्रपोजल सुनने भर से आस्टा की लाइफ जोखिम में पड़ सकती है और अगर वह सुने और मना कर दे तो WJI बिना किसी इमोशन के उसे मार भी सकता है, सिंस दे आर डेस्टिन्ड टू लिव वंस। भले ही ये आस्टा की जिंदगी का दूसरा मौका है, लेकिन जैसे ही उसने ये सब सुना WJI ने अपनी डरावनी ऑरा बाहर निकाल दी। कमरे का माहौल भारी हो गया, पर आस्टा एकदम शांत, बेखौफ। जब WJI को एहसास हुआ कि यह लड़का इतनी आसानी से डरने वाला नहीं, तो उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम पास हो गए, वह कहता है। फिर धीरे से बताता है कि उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन वह उसके परिवार के अंदर से नहीं हो सकता। WJI पहले तो कुछ अजीब सी बातें करता है, पर जल्द ही अपना असली मकसद बता देता है। वह कहता है कि यह कोई पारिवारिक सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि डेक्लन फैमिली ने उस पर नजर रखी हुई है। आस्टा चौंकता है। डेक्लन फैमिली तुम्हारी निगरानी क्यों कर रही है? चूंकि आस्टा पहले ही कह चुका था कि उसे मरने से डर नहीं, WJI अब खुलकर बोलता है। असल में वह डेक्लन फैमिली की ओरिजिन मैजिक पर रिसर्च कर रहा है और शायद उसने कोई ब्रेक थ्रू पा लिया है। उसने उनकी एक्सक्लूसिव हेवनली ओरिजिन्स मैजिक हासिल कर ली है। आस्टा के चेहरे पर गंभीरता उतर आती है। उसे एहसास होता है कि वह एक मरे हुए आदमी के सामने बैठा है। वह पूछता है क्या तुम इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए रिसर्च कर रहे हो? WJI हंसते हुए जवाब देता है नहीं, मैंने इसे और परफेक्ट बनाने का रास्ता ढूंढ लिया है। आस्टा को तुरंत समझ आता है यह आदमी पूरी तरह पागल है। अपनी जान की परवाह किए बिना डेक्लन की मैजिक को परफेक्शन तक ले जाना चाहता है। फिर भी आस्टा के दिमाग में एक याद चमकती है। अपनी पिछली जिंदगी में जब डेक्लन ने ब्लैंडर फैमिली को मिटा दिया था, तब WJI नई 10,000 सर्कल थ्योरी पर काम कर रहा था। शायद इसी वजह से डेक्लन ने हमला किया और शायद उसने वही शक्ति अपना ली जो उसे मॉन्स्टर लाइक बना गई। अब WJI पूछता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं अपने रिसर्च को अगले स्तर पर ले जाना चाहता हूँ। आस्टा पूछता है मुझ पर भरोसा क्यों किया? WJI बताता है कि वह अपने परिवार को रिपोर्ट नहीं कर सकता। उसे शक है कि अंदर कोई मोल है। आस्टा कहता है शायद तुम्हारा सेक्रेटरी। WJI तुरंत मना करता है नहीं,
समस्या एक्विजिशन राउट में है। जब उसे एहसास हुआ कि वह पकड़ा गया है, उसने कुछ कदम पहले ही उठा लिए। अस्टा पूछता है, फिर तुम डेक्लन से हाथ क्यों नहीं मिला लेते? वे तो तुम्हें खुले दिल से अपना लेंगे। WJI ठंडी आवाज में कहता है, मेरे अपने कारण हैं उनसे दूर रहने के। चूंकि अस्टा ब्लॉन्डोर परिवार से जुड़ा नहीं, WJI उसे परफेक्ट कैंडिडेट मानता है। वह बताता है कि यह एक जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट है, पर फिलहाल प्रगति रुक गई है। वह वादा करता है कि एस्टा को ठीक से रिवॉर्ड देगा, बस उसे यह थीसिस प्रोफेसर पीरून को जीनॉन एकेडमी में पहुंचानी है। बदले में वह उसे हीलिंग लाइट स्पेल देगा। अस्टा तुरंत अवसर समझ लेता है और कहता है, मेरे पास इससे बेहतर डील है। वह मांग करता है कि कॉम्पेंसेशन के रूप में उसे हीलिंग लाइट स्पेल अभी चाहिए, और जब 1000 सर्कल पूरा हो जाए तो वह भी उसका हिस्सा हो। डबल और नथिंग, अस्टा मुस्कुराकर कहता है। WJI हंसता है, तुम सच में एक शेमलेस जर्क हो, पर मिशन इतना क्रिटिकल है कि उसके पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं। WJI एक शर्त रखता है, मुझे काम पूरा होने से पहले भी तुम्हारी मदद चाहिए। अस्टा सहमत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। थीसिस लेते वक्त अस्टा मजाक में कहता है, मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर हंसकर बताता है कि वह बस छेड़ रहा था। वह पूछता है, प्रोफेसर पेरून भरोसेमंद हैं? WJI बताता है कि वे पुराने स्कूलमेट्स और राइवल्स हैं, हमेशा एक दूसरे को हराने की कोशिश करते रहे जब तक कि WJI वापस परिवार नहीं लौट गया। अस्टा सोचता है, मतलब एकेडमी में एक और पागल से मिलने वाला हूँ। रात को जब अस्टा अपने कमरे में पहुंचता है तो उसे WJI से कई किताबें और एक पत्र मिलता है। उस पत्र में लिखा है कि इन किताबों को किस क्रम में पढ़ना है ताकि वह सही तरीके से अपना ज्ञान और कल्टीवेशन बढ़ा सके। बिना वक्त गंवाए अस्टा किताबों को व्यवस्थित करने लगता है और मन ही मन मानता है कि WJI सच में एक जीनियस है। वह अपनी बुक स्पॉन्सर्स लिस्ट बनाता है और सबसे ऊपर WJI का नाम लिखता है। उसके मन में एक योजना है, जब उसकी मैजिक टावर बनेगी तो वह हीलिंग लाइट की किताब वहीं रखेगा ताकि हर कोई उसे पढ़ सके। लेकिन यह काम करने से पहले उसे डेमियन से बात करनी होगी। वह सोचता है कि दोस्ती के प्रिविलेज से उसे मना लेगा। अस्टा पहले से ही उस टावर के सपने पर गर्व महसूस करता है। उसका उद्देश्य है कि लोग खुले तौर पर मैजिक सीख सकें। दूसरी ओर WJI भी खुश है कि उसे अस्टा जैसा इंसान मिला। उसे एहसास है कि अस्टा में एक अलग सा जोश और बुद्धिमत्ता है। वह खास तौर पर इस बात से प्रभावित है कि अस्टा ने मौत की धमकी से जरा भी डर नहीं दिखाया। वो तो सिर्फ एक टेस्ट था, लेकिन अस्टा की आंखों में उसे वह चमक दिखी जो मौत से न डरने वाले लोगों की होती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसे कोई काम का साथी मिला है, न कि वे पिग्स जिनसे वह अब तक घिरा रहा। WJI को यह भी महसूस होता है कि अस्टा अपने अंदर बहुत कुछ छिपा रहा है, पर यह बात उसे और दिलचस्प लगती है। उसके लिए अस्टा कोई आम लड़का नहीं, बल्कि कोई ऐसा है जो उसके जैसे ही ड्रीम साझा करता है। जल्द ही अस्टा अपनी तैयारी पूरी करता है। वह अपना सामान पैक करता है और एकेडमी का यूनिफॉर्म पहन लेता है। तभी लांस कमरे में आती है उसे लेने। वह बताती है कि एकेडमी पहुंचने पर उसे एक सिंपल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन से गुजरना होगा और वह और डैमियन एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड हैं। लांस उसकी पोशाक की तारीफ करती है, इट सूट्स यू वेल। अस्टा शालीनता से जवाब देता है, थैंक यू माई लेडी। अस्टा सोचता है कि यह एग्जेम्पशन प्रेस्टिजियस फैमिलीज के बच्चों को मिलती है, जिसे स्पेशल एडमिशन कहा जाता है, और वह खुश है कि उसे भी वही दर्जा मिला। जब वह कैरेज तक पहुंचता है, डेमियन और उसकी मां पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। वह दोनों लड़कों को आशीर्वाद देती है, एकेडमी में अपना ख्याल रखना। अस्टा सिर हिलाकर शुक्रिया कहता है। गामो उसे बताती है कि वह प्रार्थना कर रही है कि एस्टा अपने गोल्स हासिल करे। अस्टा मुस्कुराता है और भीतर से यह निश्चय करता है कि वह एकेडमी में मिले हर मौके को भुनाएगा। वह अपने नए क्लासमेट से मिलने के लिए भी उत्साहित है। रास्ते में अस्टा WJI की दी हुई लाइट स्पेल बुक खोलता है। वह उसकी आसान इंटरप्रिटेशन देखकर प्रभावित हो जाता है। उसे पता चलता है कि हर नोबल अपने ढंग से मैजिक टेक्निक्स की व्याख्या करता है, पर WJI का तरीका डेक्लन के सेलेस्टियल प्रिंसिपल से ज्यादा मेल खाता है। थोड़ी ही देर में कैरेज जीनन एकेडमी पहुंच जाती है। अस्टा खिड़की से बाहर झांककर उस मशहूर इमारत को देखता है जो उसके नए अध्याय की शुरुआत बनने वाली है। लैंसैंसी उन्हें बताती है कि उनका कैरेज सर्विस यहीं खत्म होता है। एकेडमी के संस्थापक प्रिंसिपल की टीचिंग के अनुसार एडमिशन के दिन सभी विद्यार्थियों को, चाहे उनकी हैसियत कुछ भी हो, पैदल ही अंदर जाना होता है। लैंसैंसी उन्हें शुभकामनाएं देती है और कहती है कि अब यहीं से उनके रास्ते अलग होंगे। जैसे ही वे कैरेज से उतरते हैं, डेमियन अचानक एस्टा का हाथ पकड़कर कहता है, हमें जल्दी करनी होगी। लांस ने कहा था कि अगर देर हुई तो सीट्स नहीं मिलेंगी। अस्टा हैरान रह जाता है। एंट्रेंस सेरेमोनी कोई विलेज थिएटर नहीं है जहां सीट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हों। फिर उसे एहसास होता है ये तो लांस का बेट था ताकि डेमियन देर न करे। अस्टा मुस्कुराता है और तय करता है कि इस बार वह खेल में साथ देगा।
दोनों सेरेमोनी हॉल पहुंचते हैं। डेमियन चारों ओर की भीड़ देखकर हैरान। आधा हॉल खाली होने के बावजूद वह अब भी मानता है कि देर होती तो सीट्स नहीं मिलती। एस्टा अविश्वास से सिर हिलाता है। अब भी नहीं समझा कि तुझे बेवकूफ बनाया गया। वह अपनी सीट रिजर्वेशंस निकालकर देखता है कि उन्हें कहाँ बैठना है। तभी डेमियन हॉल के एक कोने की ओर इशारा करता है। वहीं बैठते हैं और अस्टा फिर से उलझन में पड़ जाता है कि ये लड़का आखिर सोचता क्या है। अस्टा अभी तक समझ नहीं पा रहा कि डेमियन वही लड़का है जो पहले एकेडमी से भागना चाहता था और अब उसी जगह को लेकर इतना एक्साइटेड है। तभी अचानक डेमियन एक लंबे चौड़े जायंट जैसे लड़के एक्स्टर से टकरा जाता है। एक्स्टर नीचे देखता है जैसे कोई कीड़ा देख रहा हो। अस्टा तुरंत अपने दोस्त को उठाता है। तू ठीक है? डेमियन कहता है, हाँ मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। दोनों वहां से जाने ही वाले होते हैं कि एक्स्टर उन्हें रोक देता है। उसके कपड़ों पर डेमियन की सलाइवा लग गई थी। अस्टा अभी समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या। तभी डेमियन माफी मांगते हुए एक्स्टर के कपड़े साफ करने दौड़ता है, लेकिन उल्टा और सलाइवा लगा देता है। इससे एक्स्टर आगबूला हो जाता है। वह घूंसा मारने ही वाला होता है कि अस्टा बीच में आकर उसका पंच रोक लेता है। अस्टा शांत पर सख्त लहजे में कहता है, अपनी टेंट्रम बंद कर, नहीं तो पछताएगा। एक्स्टर गुस्से में पूछता है, तू है कौन? डेमियन जवाब देता है, वो मेरा दोस्त है। अस्टा मुस्कुराकर सिर हिलाता है। एग्जैक्टली। अब एक्स्टर को बात समझ आती है। ये लड़का अपने दोस्त के लिए खड़ा हुआ है, पर वह गुर्राता है। अब तुझे पछताना पड़ेगा। अस्टा समझ चुका है कि अब ये झगड़ा शब्दों से नहीं, मुट्ठियों से सुलझेगा। धीरे धीरे हॉल के दूसरे छात्रों का ध्यान भी उनकी ओर जाता है। किसी ने फुसफुसाया, वो तो डोलम्पी फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। लोगों ने तुरंत बेट्स लगाना शुरू कर दिया कि कौन जीतेगा। ज्यादातर एक्स्टर पर दांव लगा रहे थे। कुछ छात्र रोकने की कोशिश करते हैं कि भीड़ में फाइट नहीं होनी चाहिए, पर तभी किसी ने बैरियर स्पेल बना दी ताकि ट्रियो अंदर आराम से लड़ सके। चारों ओर से आवाजें आने लगती हैं, गो एक्स्टर, बीट हिम डाउन। और उसी बीच दूर कोने में एक क्रीपी स्टूडेंट खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, मानो उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। बैरियर के भीतर एक्स्टर अपना नाम बताता है और अस्टा से कहता है कि वो भी अपना परिचय दे। अस्टा हंसते हुए कहता है, मैं नोबिलिटी में पैदा नहीं हुआ, बस एक रैंडम आदमी हूँ जो रास्ते से गुजर रहा है। एक्स्टर व्यंग्य से मुस्कुराता है, ठीक है, मैजिशियन होने के नाते तुझे पहला वार करने दूंगा। अस्टा हंसकर जवाब देता है, अच्छा तो ये तेरी आखिरी जेनरोसिटी होगी। बस इतना सुनते ही एक्स्टर बौखलाकर उसके ऊपर टूट पड़ता है। अस्टा हंसता है, तू शायद भूल गया, मैं अकेला नहीं लड़ रहा, दो लोग हैं। वह एक्स्टर के घूंसे को आसानी से डॉज करता है और पलटवार में उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। एक्स्टर हैरान, इतना भारी पंच किसी स्टूडेंट से? उसे यकीन नहीं कि सामने वाला मैजिशियन है या मॉन्स्टर। तभी वह देखता है कि डेमियन उसके ऊपर हीलिंग स्पेल डाल रहा है। उसे समझ नहीं आता कि डेमियन क्यों ऐसा कर रहा है। तभी अस्टा दोबारा उसकी तरफ दौड़ता है और पेट में सीधा मुक्का मार देता है। एक्स्टर संभलने की कोशिश करता है, लेकिन आस्टा के मुक्के लगातार बरसने लगते हैं, एक के बाद एक, जैसे बिजली की मार। अब उसे समझ आता है, एक मुझे पीट रहा है, दूसरा हील कर रहा है। वह कराहता है, मैं दो पागलों से लड़ रहा हूँ। उसे सचमुच डर लगने लगता है, पर बाहर के छात्र उसे चिल्लाकर मोटिवेट करते हैं, तू वॉरियर्स की आशा है, पीछे मत हट। प्रेरणा सुनकर एक्स्टर का गुस्सा फिर भड़क उठता है। वह गरजता है, तू सिर्फ मैजिशियन है। वह अपनी पूरी ताकत से वार करता है। पहला स्विंग अस्टा डॉज कर जाता है। अस्टा मुस्कुराता है, नाइस ट्राई। एक्स्टर गरज उठता है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत कर। इस बार वह अपने दाएं हाथ से पूरी ताकत से वार करता है और अस्टा को पकड़ लेता है। अस्टा हवा में उछलकर पीछे फेंका जाता है। चारों ओर के छात्र खुशी से चिल्ला उठते हैं, हाँ, एक्स्टर ने पलटवार किया। पर एक्स्टर को अजीब लगता है, वार तो किया पर इम्पैक्ट हल्का लगा। अस्टा हवा में घूमकर एक्रोबैटिक लैंडिंग करता है और अपने पैरों पर उतर जाता है। एक्स्टर दंग रह जाता है, पर शॉक झटक कर फिर दौड़ पड़ता है। अस्टा मुड़कर देखता है, डेमियन अब भी एक्स्टर को हील कर रहा है। वह सोचता है, जब तक ये चलता रहा मैं उसे खत्म नहीं कर पाऊंगा, तो अब एक ही वार में इसे गिराना होगा। इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए अस्टा अपनी पास्ट लाइफ में साथियों के साथ बनाई गई एक खास विधि का इस्तेमाल करता है। मैजिक पार्टिकल्स के आपस में टकराने से वह प्योर एनर्जी निकाल लेता है। ये टेक्निक मैजिक का ही हिस्सा है, लेकिन न तो ये ट्रेडिशनल मैजिक कहलाती है और न मार्शल आर्ट्स। ये एक टेक्निकल तरीका है जो सिर्फ मैजिकल प्रॉपर्टीज के वैज्ञानिक इस्तेमाल पर आधारित है। जब उसकी मूव पूरी तरह तैयार हो जाती है तो आस्टा जानबूझकर एक्स्टर को अपने करीब आने देता है और फिर उसे एक ही वार में मारता है। उस पंच से एक भयानक शॉक वेव निकलती है, इतनी तेज कि दर्शकों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और बैरियर तक टूट जाता है। हर कोई दंग रह जाता है कि आखिर उन्होंने अभी क्या देखा। अगले ही पल एक्स्टर जमीन पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। पूरा मैदान स्तब्ध, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि ताकतवर एक्स्टर एक ही पंच में गिर जाएगा। अस्टा एक सच्चे वॉरियर की तरह हाथ उठाता है
और सारे स्टूडेंट्स उसकी जीत का शोर मचाते हैं। कई लोग अब सोचने लगते हैं, क्या आस्टा वाकई मैजिशियन है या कुछ और, क्योंकि उसकी लड़ने की शैली बिल्कुल अलग थी। दामन भी बेहद खुश है कि उन्होंने लड़ाई जीत ली और अस्टा मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख देता है। दूर से देखने वाला वो रहस्यमयी आदमी एस्टा की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। तभी एक टीचर मौके पर पहुंचता है, माहौल को शांत करने के लिए। वो विश्वास नहीं कर पा रहा कि स्कूल के पहले ही दिन स्टूडेंट्स लड़ने लग गए। वह गुस्से में पूछता है कि लड़ाई शुरू किसने की, लेकिन भीड़ में कोई बोलने को तैयार नहीं। सबको तो लड़ाई मजेदार लगी थी। अस्टा अंदर ही अंदर एस्केप की प्लानिंग करने लगता है, लेकिन डामन अपनी पागल हरकत से सब गड़बड़ कर देता है। वो जोर से चिल्लाकर टीचर को बुलाता है और प्राउडली बताता है कि ट्रबल उन्होंने ही किया है। अस्टा निराश होकर आंखें बंद कर लेता है, जबकि टीचर उनकी ओर बढ़ता है। उधर एक्स्टर अब भी फर्श पर बेहोश पड़ा है। दोनों लड़कों को टीचर के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां उन्हें डांट पड़ती है, लेकिन सरप्राइजिंगली टीचर मामला हल्का छोड़ देता है, क्योंकि डामन ने खुद स्वीकार किया था और एक्स्टर को भी गंभीर चोट नहीं आई थी। इसके बाद दोनों फिर हॉल की ओर लौटते हैं। खुशकिस्मती से सेरेमनी अभी शुरू नहीं हुई थी। जैसे ही वे हॉल में प्रवेश करते हैं, सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। सब हैरान हैं कि एस्टा ने एक मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया, जबकि उसका शरीर तो काफी कमजोर दिखता है। अस्टा पूरे गौरव से खड़ा रहता है, जबकि डामन क्राउड को हाथ हिलाकर जैसे कोई सेलिब्रिटी बन गया हो। अस्टा अंदर ही अंदर झल्लाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने अनजाने में इतनी अनवांटेड अटेंशन खींच ली है, और वो चाहता है कि डामन अपने हाथ हिलाना बंद करे। दोनों सीट्स ढूंढते हैं और बैठ जाते हैं। तभी स्टेज पर एक छोटे सफेद बालों वाले बुजुर्ग हेडमास्टर आते हैं और भाषण शुरू करते हैं। वक्त बीतता जाता है, पर वो बिना थके बोलते रहते हैं, जिससे आस्टा प्रभावित होता है। वहीं डामन सो गया है और उसके मुंह से लार टपक रही है, जिससे परेशान होकर एस्टा उसे सीधा कर देता है। हेडमास्टर अपने भाषण के बीच में ही रुकते हैं, जब कोई आकर उन्हें किसी जरूरी मामले की सूचना देता है। वो अनदेखा करना चाहते हैं, लेकिन जब बात सुनते हैं तो मंच किसी और को सौंप कर चले जाते हैं। तभी एक चमकदार बालों वाली महिला पोडियम पर आती है और उसकी गूंजती आवाज पूरे हॉल को हिला देती है। यहाँ तक कि सोया हुआ डामन भी डर के मारे उठ बैठता है। वह अपना परिचय देती है, मेरा नाम जारा है, और बताती है कि अब वही हेडमास्टर की जगह स्पीच आगे बढ़ाएगी। वो कहती है कि अब फ्रेशमैन ओथ शुरू करते हैं और पहले नाम के रूप में बुलाती है, डीलिया डेनाय। यह नाम सुनकर कई स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि डेनाय परिवार की लड़की एंट्रेंस एग्जाम देगी। कुछ लोग ताने कसते हैं कि शायद उसकी स्किल कमजोर है, इसलिए उसे एग्जाम देना पड़ा, जबकि कुछ डिफेंड करते हैं, कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डेनाय परिवार कभी किसी अयोग्य को एग्जाम में उतरने देगा? पर अस्टा अच्छी तरह जानता है कि डीलिया कौन है। डेनाय परिवार डेक्लन के बाद दूसरे सबसे प्रतिष्ठित घराने के रूप में जाना जाता है। दालिया बड़ी होकर डेनाय परिवार की फ्यूचर रिप्रेजेंटेटिव मेज बनी। वही डेनाय परिवार जो हमेशा दूसरे स्थान पर रहा, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा कभी नहीं खोया। अस्टा मानता है कि वह वाकई टैलेंटेड थी, क्योंकि उसे उससे कभी कभी मदद भी मिली थी, लेकिन दोनों के बीच बनती नहीं थी, इसलिए लोग उन्हें बैड फ्रेंड्स कहकर चिढ़ाते थे। फिर भी अस्टा मुस्कुराता है, क्योंकि वह खुश है कि दालिया उसी साल उसकी क्लास में शामिल हुई। जैसे ही दालिया मंच पर जाती है, जारा मार्शल आर्ट्स डिवीजन के रिप्रेजेंटेटिव पॉल को बुलाती है, और चूंकि कोई और नाम घोषित नहीं होता, एस्टा समझ जाता है कि यह लड़का किसी नोबल हाउस से नहीं है। पॉल के साथ खड़ा वो दूसरा लड़का भी किसी प्रेस्टिजियस फैमिली से नहीं लगता। दोनों अपनी ओथ पूरी करके सीटों की ओर लौटने लगते हैं। तभी जारा घोषणा करती है कि अब वह उन प्रोफेसर्स का परिचय कराएगी जो इस साल उन्हें पढ़ाएंगे। वह एक एक कर शिक्षकों को मंच पर आने के लिए कहती है। दालिया जैसे ही सीढ़ियों से उतर रही होती है, उसकी नजर सीधी अस्टा पर पड़ती है, जिससे अस्टा सन्न रह जाता है। लेकिन तभी डालिया का पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से गिर जाती है। सबके सामने शर्मिंदा होकर जमीन पर आ जाती है। तभी स्टेज पर प्रोफेसर पेरून आते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मोलॉजी पढ़ाते हैं। अस्टा ध्यान से देखता है। पेरून का व्यक्तित्व WJI से बिल्कुल अलग है। वह तुरंत कोई राय नहीं बनाता, बस मन में नोट कर लेता है। सेरेमनी के बाद जारा सभी स्टूडेंट से कहती हैं कि वे अपनी अटेंडेंस शीट देखकर अपने अपने डॉर्मेट्री जाएं। इतने में डेमियन आखिरकार नींद से जागता है और अस्टा मजाक करने का फैसला करता है। वह झूठ बोलता है कि उसे सोने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया है। डमेन ये सुनकर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, इतना जोर से कि पूरा हॉल गूंज उठता है। अस्टा सिर पकड़ लेता है, पछताते हुए कि उसने ये प्रैंक क्यों किया। डॉम पहुंचकर एस्टा उस जगह की खूबसूरती देखकर खुश हो जाता है। कमरा बेहद साफ और सजा हुआ था। कोने में स्टूडेंट्स के लिए सारे जरूरी सामान रखे थे। तभी उसका रूममेट पॉल कमरे में दाखिल होता है। पॉल का चेहरा ठंडा, निस्पृह,
जैसे उसे किसी चीज की परवाह नहीं। वह सीधे कहता है कि वे दोनों शांति से रहें क्योंकि उसे दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पॉल साफ कह देता है कि उसे एस्टा के काम से मतलब नहीं जब तक वो उससे टकराए नहीं, बल्कि वह चाहता है कि इंट्रोडक्शंस के बाद वे एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दें। एस्टा बिना डरे उसकी आंखों में देखता है, एक सीधा स्टेयर ऑफ। कुछ देर तक सन्नाटा रहता है, फिर पॉल झुंझला उठता है। क्यों चुप है तू? जवाब दे। लेकिन एस्टा बस उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके मन में चल रहा है कि क्या पॉल वाकई उतना अच्छा है जितना कहा जाता है, क्योंकि अफवाह है कि वह टॉप स्टूडेंट बनकर आया है। अचानक एस्टा झूठा हमला करने का नाटक करता है, बस उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए। पॉल तुरंत अपनी तलवार पकड़ता है। उसकी स्टैंस और ग्रिप देखकर एस्टा समझ जाता है कि वह ट्रेंड है। तभी बाहर से डमेन की आवाज आती है। एस्टा मुस्कुराता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और कैजुअली कहता है, तू जैसा चाहे वैसा कर, मुझे फर्क नहीं। फिर हल्के अंदाज में उसे छेड़ते हुए कहता है, पर ध्यान रखना मैं रात में गाना गाता हूँ। पॉल उलझन में पड़ जाता है और एस्टा वहां से निकल जाता है। बाहर डामन खड़ा है, उत्साहित होकर पूछता है, तेरा रूममेट कौन है? एस्टा ठंडे लहजे में जवाब देता है, पता नहीं। दामन चौंक जाता है लेकिन ज्यादा पूछताछ नहीं करता। फिर वो एस्टा से कहता है, चल अकादमी का टूर करते हैं, पहले दिन ही सब देख लेते हैं। एकेडमी बहुत विशाल थी, इसलिए नए स्टूडेंट्स को पहले दिन कैंपस की लेआउट समझने की सलाह दी गई थी ताकि वे बाद में रास्ता न भूलें। एस्टा मान जाता है क्योंकि उसके दिमाग में भी एक सवाल है। उसे जानना है कि यहाँ कितने ट्रबल शूटर्स मौजूद हैं। दोनों घूमते घूमते एक झील के पास पहुंचते हैं। दामन हमेशा की तरह हैरान होकर कहता है, वाह ये तो कमाल है। एस्टा झुंझलाकर बोलता है, अगर इतना ही पसंद है तो अपने घर वालों से बोल अपने स्टेट में खुद की लेक बनवा ले। फिर हंसते हुए जोड़ता है, बस जमीन खोद और पानी भर दे, काम हो गया। दामन को यह आइडिया इतना पसंद आता है कि वह तुरंत बोल उठता है, मैं कहूंगा कि हमारी लेक इससे भी बड़ी बनवाओ। फिर सोच में पड़ जाता है, नाम क्या रखूं? कुछ पल बाद उसकी आंखें चमक उठती हैं। ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, कहता है। दामन, अपने घर वालों से कहना मेरे लिए भी एक ऐसा बनवाए। फिर शरारती अंदाज में जोड़ता है, पर ड्रैगन के रूप में बनवाना, उसकी स्केल्स कमाल की लगेंगी। उधर घर पर लांस को अचानक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली हो। काफी देर घूमने के बाद एस्टा सुझाव देता है कि अब डॉर्म लौट चलें और दामन मान जाता है। पूरे टूर के दौरान एस्टा ने गिनती रखी, कुल 7 ट्रबल शूटर्स। वह सोचता है शायद 3 और होंगे जिन्हें उसने अभी पहचान नहीं पाया। कुल मिलाकर लगभग 10 ट्रबल शूटर्स। उसकी गणना उसे बताती है कि पेरून का लेबोरेटरी सेकंड मैजिक हॉल में है। सब जोड़कर एस्टा समझ जाता है कि ट्रबल शूटर्स का असली निशाना पेरून ही है। उसे एहसास होता है डेक्लन ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जब जे के एलाइज होंगे तो शक पेरून पर ही जाएगा। एस्टा सोच रहा था कि वे पेरून के पीछे क्यों नहीं लगे, पर अब उसे समझ आता है उन्होंने बस सही समय का इंतजार किया था। वह खुद पता लगाना चाहता है कि ट्रबल शूटर्स को असल में कितना पता है। वह चुपचाप एक परफेक्ट जगह पर बैठ जाता है जहां से 2 ट्रबल शूटर्स की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। ट्रबल शूटर 1 कहता है कि हेडक्वार्टर से इमरजेंसी डायरेक्टिव आया है, उन्हें टारगेट्स नेस्ट पर इकट्ठा होना है। ट्रबल शूटर 2 पूछता है, टारगेट मेन है या सब? पहला जवाब देता है, हम सब के पीछे जा रहे हैं, मिशन को मिडनाइट तक पूरा करना है। ट्रबल शूटर 2 अनुमान लगाता है कि चूंकि WJI ने कदम बढ़ा लिया है, इसका मतलब टारगेट पेरून ही है, लेकिन वो चिंतित है। प्रोफेसर्स का क्या? वे हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पहला उसे शांत करता है, डेक्लन खुद नहीं आएगा लेकिन फायर डीमन कैलाहन आ रहा है। ये सुनकर दूसरा सन्न रह जाता है क्योंकि कैलाहन रेड जूल यानी डेक्लन्स मेज कॉर्प का वाइस लीडर है। इसका मतलब मिशन डेक्लन की पूरी मंजूरी से चल रहा है और साथ ही इसका अर्थ है कि ट्रबल शूटर्स एक्सपेंडेबल हैं, उन्हें कुर्बान भी किया जा सकता है। दोनों बेचैन हैं पर ड्यूटी के आगे झुकते हुए निकल पड़ते हैं बाकी टीम से मिलने के लिए ताकि जरूरत पड़ने पर नंबर्स पूरे रहें। पर उन्हें पता नहीं कि एस्टा उनकी हर बात सुन चुका है और यह सुनकर हैरान है कि कैलाहन खुद इस मिशन में आ रहा है। एस्टा के मन में कैलाहन की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वह कोई मामूली व्यक्ति नहीं। जब एस्टा खुद ट्रबल शूटर था तब कैलाहन अपनी प्राइम पर था। डेक्लन परिवार ने जब ब्लांडोर परिवार के खिलाफ युद्ध में सब कुछ दांव पर लगाया था तब भी कैलाहन ने वफादारी नहीं छोड़ी। वह अपने डेडली फायर आर्ट्स के लिए प्रसिद्ध था, एक ऐसा वॉर मेज जिसने अपने ज्वालामुखी जैसे जादू से इतिहास में नाम दर्ज किया। एस्टा सोचता है अगर कैलाहन आने वाला है तो उसे पकड़ना ही होगा। उसे याद आता है कैलाहन की मैजिक डेक्लन्स फ्लेम आर्ट्स में से एक है। खतरा बहुत बड़ा है पर एस्टा का विश्वास भी उतना ही मजबूत। रिस्क बड़ा है पर रिवॉर्ड उससे भी बड़ा। सब कुछ उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक चल रहा था सिवाय एक चीज के, वो थीसिस जिसे सब ढूंढ रहे हैं असल में एस्टा के पास है, पेरून के नहीं। तो फिर ट्रबल शूटर्स पेरून के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या उनके पास जो थीसिस है वो नकली है? वह अंदाजा लगाता है कि आज जो डॉक्यूमेंट डिलीवर होना है वो असली नहीं, सिर्फ एक बेट है। रात होते होते डॉर्म में पॉल तैयार होकर बाहर निकलता है और तभी सच्चाई सामने आती है।
वह भी एक ट्रबल शूटर है। उसे लगता है एस्टा सो रहा है, पर उसे नहीं पता कि बिस्तर पर पड़ा एस्टा असल में एक डमी है। उधर पेरून अपने स्टडी में बैठा कुछ नोट्स लिख रहा होता है जब उसे इंट्रूडर्स की ऑरा महसूस होती है। तो ट्रबल शूटर्स ने एकेडमी की सीमा पार कर ली। वह बुदबुदाता है, कितने बेखौफ हैं। फिर उसे समझ आता है यह मर्सनरी ऑरा है, और जैसे ही सामने आने वाला व्यक्ति रोशनी में आता है वह उसे पहचान लेता है। पॉल, पेरून ठंडी आवाज में कहता है, अगली बार अपने ईथर ट्रेड्स रिफाइन करना मत भूलना। पॉल फिर एक एनवेलोप पेरून को देता है और तभी पेरून समझ जाता है कि इसके पीछे WJI का हाथ है। वो सोच में पड़ जाता है, आखिर वी किस तरह की चालें चल रहा है और इस बार कौन सा ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है। अचानक दरवाजा जोरदार धमाके से उड़ जाता है और कैलाहैन ऑफिस में दाखिल होता है। पॉल के चेहरे पर डर साफ झलकता है, जबकि पेरून शांत खड़ा रहता है। कैलाहैन समझ जाता है कि पॉल उससे डरता है, मतलब वो जानता है कि कैलाहैन क्या कर सकता है। कैलाहैन फिर पेरून की तरफ मुड़ता है और पूछता है, क्या तुमने मेरा नाम सुना है? पेरून ठंडे लहजे में जवाब देता है, नहीं। इस बेपरवाही से कैलाहैन तमतमा जाता है। तभी पून अपनी कुर्सी से उठकर कहता है, मुद्दे पर आओ कैलाहैन। ये बात कैलाहैन को और भड़काती है, लेकिन गुस्सा फूटने से पहले वो मानता है कि ये पहली बार है जब किसी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया है। कैलाहैन अपनी शर्तें रखता है। पहली, पॉल को मरना होगा। फिर वो पेरून की तरफ देखता है और कहता है कि वो उसे एक हाथ और एक आंख से वंचित कर देगा। तभी कैलाहैन एक फायरबॉल फेंकता है, मगर पेरून उसे आइस काउंटर से रोक देता है। धमाके से इमारत हिल उठती है। पेरून पॉल की ओर मुड़ता है और ठंडे स्वर में कहता है, अब अपनी जान खुद बचा। मैं अभी तुम्हें छात्र नहीं, एक मर्सनरी समझ रहा हूँ। पॉल को इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो अपनी तलवार निकाल लेता है। पेरून को एहसास होता है कि डेक्लन ट्रबल शूटर्स ने शायद कोई ब्लैकआउट स्पेल डाला है, इसलिए कोई अलार्म नहीं बजा। मतलब वो और पॉल अब यहाँ फंसे हैं। कैलाहैन की नजर मेज पर पड़े एनवेलोप पर जाती है। यही लेने आया हूँ, वही जो ब्लैंडर फैमिली ने भेजा है। वो मुस्कुराता है। पेरून उसे देने से इनकार करता है तो कैलाहैन पूरी ताकत झोंक देता है। जमीन हिलाने वाला फ्लेम स्पेल छोड़ देता है। पेरून शांत रहता है, अपनी आइस ऑरा को मजबूत रखकर हर हमले का जवाब देता है। अब बाकी ट्रबल शूटर्स भी अंदर घुसने लगते हैं। पन भी अब गंभीर हो जाता है। उसकी डेवस्टेटिंग स्ट्राइक से पूरी इमारत लगभग ढह जाती है। इसी बीच एस्टा दूर से सब कुछ देख रहा होता है। उसे काफी वक्त बाद ऐसा एक्शन देखने को मिला है। मुस्कुराते हुए वो अपना मास्क पहनता है और कहता है, मैं अब एस्टा नहीं, मैं हूँ ट्रबल शूटर 1। वो मुट्ठियां भींचकर चांद की तरफ देखता है। मुझे आज ताकत देना ताकि मैं सच्चा ट्रबल शूटर बन सकूं, भले मैं सबसे राइचियस ना रहा हूं। दुआ खत्म होते ही वो कूदकर बैटलफील्ड की तरफ बढ़ता है, जहां इमारत पहले ही ढहने लगी है। अंदर कैलाहैन मजे से तबाही मचा रहा होता है। उसे हैरानी होती है कि इतनी तबाही के बावजूद पॉल अब भी जिंदा है। इम्प्रेसिव, वो कहता है। पॉल जानता है कि अगर WJI का दिया हुआ प्रोटेक्टिव टैलिस्मन न होता तो अब तक मर चुका होता। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो एक ताबीज है। किस्मत ने साथ दे दिया। पेरून ठंडी आवाज में कहता है, साइड हो जाओ पॉल, और फिर एक विशाल आइस ब्लास्ट छोड़ देता है जो कैलाहैन की आग से टकराता है। फिर पॉल के कंधे पर हाथ रखता है, अभी तक अच्छा किया है, अब मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। पेरून उसकी तलवार में ईथर भर देता है। देखकर पॉल हैरान रह जाता है। पेरून पूछता है, अभी भी लड़ सकता है? पॉल कहता है, जब तक जरूरत है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। कैलाहैन उनकी जोड़ी देखकर खुश होता है। परफेक्ट, एक मेज और एक गार्ड, यही चाहिए था। वो फिर एक फायरबॉल छोड़ता है। इस बार पॉल की तलवार जवाब दे जाती है और वो दीवार से जा टकराता है। पेरून समझ जाता है कि अब उसे पूरी ताकत लगानी होगी। इस वक्त जब माना सीमित है और दो शक्तिशाली प्राणी एक साथ अपनी अथॉरिटी जताते हैं तो नियंत्रण की जंग शुरू होती है। पेरून चाहता है देखना कि कैलाहैन उसकी मार कितनी झेल सकता है। कैलाहैन चुनौती स्वीकार करता है और दोनों अपनी ताकत भिड़ा देते हैं। नतीजा, पूरी इमारत उनकी टक्कर से चूर चूर हो जाती है। इमारत पूरी तरह ढह जाती है और पॉल अपना संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ता है। गिरते हुए उसकी नजरों में बस दो मॉन्स्टर्स होते हैं जो बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं। जमीन पर जोरदार टक्कर के साथ गिरकर पॉल सोच में पड़ जाता है, आखिर मैं इस लड़ाई में आया ही क्यों? मैं तो उनकी ताकत के आसपास भी नहीं हूँ। उधर दूर खड़े ट्रबल शूटर्स उस तबाही को देखकर सन्न रह जाते हैं। एक पल को समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने बीच में आने की कोशिश की तो खुद भी मारे जाएंगे, लेकिन तभी उनकी राहत पलट जाती है। एस्टा पीछे से प्रकट होता है और उन्हें एक एक कर गिरा देता है। अचानक उनके बीच अफरा तफरी मच जाती है। रास्ते में जो भी ट्रबल शूटर आता है, एस्टा उसे खत्म करता हुआ सीधे बैटलफील्ड की ओर बढ़ता है। उसकी एंट्री से पेरून और कैलाहैन दोनों रुक जाते हैं, हैरान कि वो आखिर किस तरफ है। पल भर में एस्टा बिजली की रफ्तार से कैलाहैन तक पहुंचकर उसका गला पकड़ लेता है। यहीं तेरी मौत लिखी है। डर के मारे कैलाहैन तुरंत फायर ब्लास्ट छोड़ता है, लेकिन इस बार उसका अपना माना बैकलैश हो जाता है। खून उगलते हुए वो देखता है कि एस्टा जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। वो तो पहले से ही उसके सामने खड़ा है। इसी बीच बाकी ट्रबल शूटर्स भी भीतर घुस आते हैं। कैलाहैन को एहसास होता है कि अगर उसे मौका चाहिए तो उसे माना बैकलैश को दबाना होगा। वो झटपट एक पोशन पीता है और सोचता है, ये एस्टा नाम का दरिंदा आखिर आया
कहाँ से? ट्रबल शूटर्स उस पर हमला करते हैं, मगर अस्टा बड़ी आसानी से उनका वार रोकता है और पलटवार से उन्हें हवा में उड़ा देता है। कलाहन ये देखकर दंग रह जाता है। ये मूवमेंट्स, ये प्रिसिशन, ये तो मशीन जैसा है। लेकिन हैरानी के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता जाता है। अब तू मरेगा अस्टा, चिल्लाकर कैलाहन दर्जनों मैजिक सर्कल्स बनाता है और उन सब से मिलकर एक विशाल फायर ब्लास्ट छोड़ता है। आग इतनी तीव्र होती है कि उसकी अपनी टीम भी उसमें जलकर राख हो जाती है। धुएं से सब कुछ ढक जाता है और कैलाहन सोचता है, क्या मैंने उसे पकड़ लिया? उसे मालूम है उसके साथ ही मारे गए हैं, लेकिन उसे परवाह नहीं। मिशन पूरा होना चाहिए, चाहे जो हो। कुछ सेकंड तक कुछ न देखकर वो मुस्कुराने लगता है, मानो अस्टा खत्म हो चुका हो। शायद जरूरत से ज्यादा कर गया, वो बड़बड़ाता है। अब पेरून पर बढ़त ले लूंगा अगर बाकियों से हाथ मिला लूं। तभी उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। पीछे से आवाज आती है, अस्टा की। बस इतना ही था तेरा आखिरी अटैक? अस्टा कहता है, मैं जानता था तू अपने ही आदमियों को बलिदान करेगा, बस मुझे गिराने के लिए। ऊंचाई से अस्टा अपना मैजिक सर्कल नीचे की ओर निशाना बनाता है। अब तू मरेगा। अपनी हरकतों की सजा में वो मोना बुलेट छोड़ता है। कलाहैन भाग नहीं पाता। गोला उसके सिर के पार निकल जाता है, जैसे किसी बड़े कैलिबर की गोली हो। कलाहैन गिर पड़ता है। मौत साफ है। अस्टा नीचे उतरकर देखता है और कहता है, बुरा नहीं था, कोई और मेज पहली मार में ही मर जाता। वो मानता है कि कैलाहैन के हमले जानलेवा थे, लेकिन उसकी आखिरी मूर्खता ने ही उसे हराया। अगर कैलाहैन ट्रबल शूटर्स के साथ मिलकर एट्रिशन बैटल खेलता तो शायद अस्टा हार जाता। अब भले वो और खतरनाक बन चुका है, पर उसका माना रिजर्व बहुत कम बचा है। अस्टा फिर कैलाहैन के शव के पास जाता है और उसकी बॉडी सर्च करता है। किस्मत साथ देती है, उसे उसका ग्रिमवार मिल जाता है जो वो ढूंढ रहा था। ज्यादातर बैटल मेजेस किसी पर भरोसा नहीं करते, इसलिए अपने ग्रिमवार खुद ही रखते हैं। उसमें मौजूद स्पेशल पाउच पर ओनर रिकॉग्निशन स्पेल लगा है, लेकिन अस्टा को फिक्र नहीं। वो जानता है कि उसे तोड़ने का तरीका निकाल लेगा। तभी पेरून प्रकट होता है। अस्टा मुस्कुराकर कहता है, लेट आए हो पार्टी में? पुन जवाब देता है, छोटे फ्राइज संभाल रहा था। फिर वो पूछता है, क्या तुम भी उन्हीं में से हो जो मेरे पीछे पड़े हैं? अस्टा ठंडे लहजे में कहता है, थोड़ा दिमाग लगाओ पन, मैंने अभी अभी डेक्लन के आदमी को मारा है। अब समझो मैं किस तरफ हूँ। ये सुनते ही पेरून समझ जाता है कि WJI ने ही अस्टा को भेजा है और आखिरकार वो अपनी गार्ड नीचे कर देता है। मगर उसे अब भी एक बात खटकती है, फिर पॉल मेरे पास क्यों आया था? वो सोचता है, क्या WJI ने रिसर्च को 2 अलग अलग पेपर्स में बांट दिया है, इसलिए 2 अलग इनवॉइस भेजे हैं? तभी अस्टा बोलता है, शायद पॉल के पास वाला थीसिस नकली था। WJI ने डेक्लन के लोगों को बाहर निकालने के लिए वही चाल चली जैसे मछुआरा जाल फेंककर मछली पकड़ता है। अस्टा आगे कहता है, WJI शायद इस रीजन की सिक्योरिटी बढ़ाने और डेक्लन के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके भीतर कुछ गड़बड़ की भावना उठती है। ब्लैकआउट स्पेल के बावजूद इतनी भारी लड़ाई हुई और इंपीरियल नाइट्स अब तक नहीं आए। इसका मतलब साफ है, नाइट्स को डेक्लन ने ब्राइब किया है। पेरून फिर पूछता है, तो क्या तुम ही कुरियर हो? अस्टा बिना शब्दों के जवाब देता है। अपनी जेब से थीसिस निकालकर पेरून को सौंप देता है। पेरून ध्यान से उसे देखता है, फिर पूछता है, तुम्हें पता है इसमें क्या है? अस्टा ठंडे स्वर में जवाब देता है, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मुझे पता है। पेरून सावधानी से खड़ा होता है, पर अस्टा उसे आश्वस्त करता है, अगर लड़ना है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सोच लो, तुम्हारा फैसला तय करेगा कि तुम जिंदा रहोगे या नहीं। पेरून धीरे से सिर हिलाता है, सही कहा। फिर कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए बदले में? अस्टा थोड़ी उलझन में पूछता है, बदले में? पेरून समझाता है, WJI सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करता है जो उसकी तरह सोचते हैं। अगर मुझे उसका विश्वास चाहिए तो मुझे तुम्हें कुछ देना होगा। अस्टा कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, मुझे एक बुक चाहिए। पेरून हैरान, किताब? अस्टा मुस्कुराकर बताता है, मैं एक ग्रैंड टावर बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ हर कोई आकर किताबें पढ़ सके, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नजरिए से अर्केन साइंस पर लिखी हुई किताब वहाँ हो। पेरून स्तब्ध रह जाता है, लेकिन गंभीर स्वर में कहता है, ठीक है, मैं ये करूंगा। थोड़ी देर की बातचीत के बाद अस्टा उठता है, अब मुझे जाना होगा। पेरून पूछता है, फिर संपर्क कैसे रखेंगे? अस्टा एक कम्युनिकेशन क्रिस्टल निकालकर उसे देता है। इसकी 2 आधियां जुड़ी हुई हैं, अगर एक टूटी तो दूसरी भी टूटेगी। एक शार्ड तोड़ो, मैं पहुंच जाऊंगा। अगर कई शार्ड टूटे तो समझो मुसीबत बड़ी है। ये समझाकर वो हवा में गायब हो जाता है। कुछ देर बाद इंपीरियल नाइट्स आखिरकार पहुंचते हैं, क्षेत्र को सिक्योर करते हैं और एकेडमी स्टूडेंट्स को सुरक्षित बाहर निकालते हैं, ताकि अगर दोबारा हमला हो तो नुकसान कम हो। इस अफरा तफरी में अस्टा खुद को छात्रों की भीड़ में मिला देता है। वो डामन से टकराता है, जो पूछता है, कहाँ थे तुम? अस्टा सहजता से जवाब देता है, थोड़ा काम था, मगर भीतर ही भीतर वो जानता है कि अब डेक्लन फैमिली थोड़ी देर के लिए पीछे हटेगी, जबकि डामन उसे बोलने पर मजबूर करता रहता है। अस्टा सोच में डूबा है, मेरी सिजिल ने युद्ध के दौरान क्यों प्रतिक्रिया दी? जब मैं कलाहैन के वार को रोक रहा था,
मैंने बैरियर के अंदर अजीब ऊर्जा महसूस की, जबकि वो आम तौर पर कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करती। हेस्टा शुक्रगुजार है, उसी सिजिल ने उसे कैलाहैन के काउंटर अटैक से बचाया। वो याद करने की कोशिश करता है और अचानक उसे एहसास होता है ये तो रिजेक्शन फिनोमिनन था, एक तकनीक जो मेजेस खुद को अपनी ही जादू से नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो इतना उलझा हुआ है कि अनजाने में अपने आप बोल उठता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये सुनकर दामन चौंक जाता है। क्या मतलब? कौन सा राज छिपा रहे हो? अस्टा। मगर अस्टा उसे अनदेखा करता है, सोचता रहता है वो सिजिल उस वक्त ही क्यों जागी? क्या चीज ने उसे ट्रिगर किया? आखिर में वो तय करता है मुझे और रिसर्च करनी होगी। उसे यकीन है कि कुछ सुराग उसे एकेडमी लाइब्रेरी में जरूर मिलेंगे। इसी बीच जब वो अपने ख्यालों में डूबा चल रहा होता है, कोई पीछे से पुकारता है, अस्टा। वो मुड़ता है, एक छात्र खड़ा है, नाम चेनबी। अस्टा पहले उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जब चेनबी मुस्कुराकर कहता है तुम काफी अच्छे फाइटर हो, अस्टा ठिठक जाता है। एक पल को वो सोचता है क्या इसे अभी खत्म कर दूं? ये मेरी असली पहचान जान चुका है। अस्टा अपने फैसले पर पहुंचने ही वाला था कि तभी चेनबी कुछ ऐसा बोल देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। वो कहता है कि एंट्रेंस सेरेमोनी के दौरान एस्टा का जो फाइट हुआ था कॉम्बैट डिवीजन के साथ, उसने उस पर बहुत गहरा इंप्रेशन छोड़ा। ये सुनकर अस्टा को एहसास होता है कि दरअसल उसने स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट हासिल की थी, जबकि उसे लग रहा था कि उसने बस बुरा इंप्रेशन छोड़ा था। अस्टा मॉडेस्ट बनने की कोशिश करता है और चेनबी से कहता है वो बंदा जिससे मैंने फाइट की थी उसके पास ईथर की कमी थी, अगर हम फिर से लड़ें तो रिजल्ट अलग होगा। चेनबी थोड़ा नर्वस होकर सिर खुजाता है, मगर फिर भी वो दोनों के साथ चलता रहता है, ये कहते हुए कि उसे एस्टा के साथ रहना अच्छा लगेगा। चेनबी मुस्कुराकर कहता है कि वो अभी तक किसी के ज्यादा करीब नहीं आया और उसके लिए किसी ग्रुप में शामिल होना अजीब लगता है। एस्टा पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कह देता है जो करना है कर लो। चेनबी ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अस्टा उसे मना कर देगा। वो अस्टा से लगातार बातें करने लगता है और इन बातों से अस्टा को थोड़ी नॉर्मल सी फीलिंग मिलती है, क्योंकि टाइम ट्रैवल के बाद से वो बस पागलों से ही डील कर रहा था। उसे तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि नॉर्मल महसूस करना कैसा होता है। नॉर्मल लाइफ को वापस पाने के लिए एस्टा मानता है कि उसे एकेडमी में पूरी तरह सेटल होना पड़ेगा। पहले दिन की लेक्चर क्लास शुरू होती है और डैमियन जम्हाई लेते हुए कंप्लेन करता है कि उसे नींद आ रही है। थोड़ी देर में चेनबी भी पहुंच जाता है। वो हैरान है कि इतने बड़े केओस के बाद भी उन्हें क्लास अटेंड करनी पड़ रही है। एस्टा भी एग्री करता है ये थोड़ा हार्श है। उसकी ऑब्जर्वेशन से उसे समझ आता है कि चेनबी किसी रिच फैमिली से नहीं है, पर वो डरपोक भी नहीं बल्कि चीयरफुल टाइप है। तभी चेनबी बताता है कि उनका M3 होम रूम टीचर है प्रोफेसर JRA। अस्टा थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसने ये नाम पहले नहीं सुना। चेनबी समझाता है कि JRA कोई मामूली टीचर नहीं, उसने अकेले ही ट्रोल्स की पूरी हॉर्ड को मार गिराया था। तभी दरवाजा खुलता है और JRA अंदर आती है। एस्टा उसे देखते ही पहचान जाता है, वही महिला जो एंट्रेंस सेरेमोनी में थी। JRA क्लास के सामने खड़ी होकर खुद का फिर से परिचय देती है। वो कहती है कि स्कूल में कल जो केओस हुआ था उसका इन स्टूडेंट्स से कोई लेना देना नहीं और अब सभी नॉर्मल क्लासेस रिज्यूम होंगी। फिर वो बताती है कि सबसे पहले उन्हें एक माना असेसमेंट टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट उनके माना की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इवैल्यूएट करेगा। JRA क्लास से पूछती है बताओ तुम्हारे हिसाब से इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एक लड़की अर्गन हाथ उठाती है और जवाब देती है कि इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। अगर किसी के पास पहले से काफी माना है तो उसकी नजर में माना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। JRA तुरंत पूछती है क्यों? अर्गन समझाती है कि जब दो बराबर ताकत वाले मेजेस लड़ते हैं तो जिसकी माना क्वालिटी बेहतर होती है वही नेचुरली एडवांटेज लेगा। अस्टा ये सुनकर समझ जाता है कि लड़की बस टेक्स्ट बुक वाला आंसर दे रही है। अपने एक्सपीरियंस से वो जानता है कि माना की क्वालिटी एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी और स्पेल पावर तीनों को प्रभावित करती है। सिंपल शब्दों में अगर मेज अपने टारगेट को हिट ही न कर पाए तो ज्यादा माना भी बेकार है। JRA विजिबली डिसअपॉइंटेड लगती है। उसके चेहरे से ही झलकता है कि उसे ये जवाब पसंद नहीं आया। वो पूछती है तुम किस फैमिली से हो? अर्गन रोते हुए जवाब देती है बैरन पेलम की हाउस होल्ड से। JRA नफरत भरे स्वर में कहती है मुझे पहले ही पता था। ये सुनकर अर्गन का दिल टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर JRA वही सवाल पूरी क्लास को दोबारा पूछती है, मगर अब कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। तभी वो अचानक एक लड़के की ओर इशारा करती है, तुम इपेल बताओ। लड़का डरते हुए खड़ा होता है और कुछ न सूझने पर बस कह देता है माना क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो समझाता है कि लार्ज स्केल बैटल्स में टोटल माना बड़ा डिफरेंस ला सकता है। अस्टा कुछ हद तक अग्री करता है, हाँ कभी कभी क्वांटिटी भी क्वालिटी से ज्यादा असर डालती है,
डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल। मगर ठीक अर्गन की तरह JRA फिर निराश हो जाती है। उसका चेहरा साफ कह रहा था कि वो अब तक किसी भी जवाब से खुश नहीं है। वो एक एक करके बाकियों से पूछती रहती है जब तक कि पूरी क्लास उसके सख्त रवैये से परेशान नहीं हो जाती। सबके बीच हल्की बड़बड़ाहट शुरू हो जाती है। पहले दिन ही इतना स्ट्रेस, ये टीचर तो सच में ट्रबल है। दूसरी तरफ एस्टा पहले ही सोच रहा था कि JRA के सवाल का ऐसा कौन सा जवाब होगा जो पास हो जाए। तभी JRA खुद कहती है कि उसने वो सब सुन लिया है जो सुनना जरूरी था। वो मानती है कि सबके जवाब काफी करीब थे। असल में कोई सही जवाब था ही नहीं और वो किसी करेक्ट आंसर की तलाश में नहीं थी। JRA फिर क्लास से पूछती है, जो जवाब तुमने दिया क्या वो तुम्हारे दिल से था या सिर्फ वो जो तुमने सोचा कि मुझे सुनना अच्छा लगेगा? वो कहती है, एक मेज को कभी भी अपनी कन्विक्शन नहीं खोनी चाहिए, चाहे वो किसी भी हालात में क्यों ना हो। उसे टेम्पटेशन से डिगना नहीं चाहिए और अपनी विल को अंत तक बनाए रखना चाहिए। JRA की आवाज में ठंडापन था, लेकिन उसमें एक आग भी थी। फिर वो पूछती है, क्या तुम सच में अपने जवाब के साथ खड़े हो सकते हो? क्या तुम खुद को एक सच्चा मेज कह सकते हो? फिर वो आखिर में कहती है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तुम्हें सच्चा मेज बनना सीखना होगा। इस बात को उनके दिल में उतार देने के बाद वो कहती है, इस बात को हमेशा याद रखना। एस्टा ये सब सुनकर सोचता है कि वो सही था, लेकिन उसे ये भी समझ आता है कि ये औरत पढ़ाने का बेहद अजीब तरीका रखती है। अब शुरू होता है माना मेजरमेंट टेस्ट। सबसे पहले JRA अर्गन को बुलाती है और सबको चौंकाते हुए कहती है कि वही क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनेगी। JRA कहती है, तुम्हारा पहले वाला जवाब इम्प्रेसिव था और रीप के तौर पर तुम्हें मेजरमेंट रिकॉर्ड करना होगा। एस्टा ये देखकर दंग रह जाता है और समझ जाता है कि JRA अपने स्टूडेंट्स को इनडायरेक्टली सिखाती है, टफ लव स्टाइल में। स्टूडेंट्स तब हैरान रह जाते हैं जब वो मेजरमेंट के लिए निकले डिवाइस को देखते हैं। वो बेहद दुर्लभ क्रिस्टल ऑर्ब थी। JRA शैतानी मुस्कान के साथ कहती है, अब वक्त है ये जानने का कि तुम में कोई मॉन्स्टर तो नहीं छिपा। पूरी क्लास थोड़ी नर्वस हो जाती है। वो बताती है कि इसका इस्तेमाल आसान है। अर्गान, हाथ ऑर्ब पर रखो और माना चैनल करो। अर्गान जैसे ही ऐसा करती है, ऑर्ब तेजी से चमकने लगता है। पूरी क्लास वाव में चली जाती है। JRA इंडिकेटर की तरफ इशारा करके कहती है, माना क्वालिटी का रेंज 1 से 10 तक होता है और तुम्हारा लेवल है 4। वो बताती है कि पिछले साल के स्टूडेंट्स का एवरेज सिर्फ 3 था। अर्गन शर्मा जाती है और JRA को धन्यवाद देती है। फिर JRA कहती है, अब माना क्वांटिटी देखेंगे, बस माना चैनल करते रहो। अर्गन 70 पर रुकती है। JRA मुस्कुराकर कहती है, इम्प्रेसिव, पिछले साल के फ्रेशमैन सिर्फ 15 तक पहुंचे थे। वो उसकी मेहनत की तारीफ करती है, जिससे बाकी स्टूडेंट्स के अंदर दबाव बढ़ जाता है। सब अब सीक्रेटली दुआएं करने लगते हैं कि उनका स्कोर भी अच्छा निकले। एस्टा समझ जाता है कि अर्गन एक दिन डिसेंट मेज बनेगी। JRA को किसी अर्जेंट काम के लिए जाना पड़ता है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर को आगे की मेजरमेंट संभालने को कह देती है। स्टूडेंट्स एक एक कर आगे बढ़ने लगते हैं। हर कोई अपनी पोटेंशियल और कमजोरी को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी चेन भी एस्टा के पास आता है और बोलता है, चलो अब हमारी बारी। एस्टा मान जाता है, जबकि डेमियन फिर से भेड़ की तरह सो रहा होता है। अचानक एक लड़की फ्यूरियन आगे बढ़ती है। उसका रिजल्ट सबका दिमाग उड़ा देता है। माना क्वालिटी 6 और क्वांटिटी 20। एस्टा नोटिस करता है कि वो दालिया के हाउस से है, मगर उनके बालों का रंग अलग है, यानी वो ब्रांच फैमिली से होगी। असिस्टेंट भी इम्प्रेस्ड होता है और कहता है कि उसे अभी और मेहनत करनी होगी। तभी डेमियन नींद से जागता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। एस्टा पहले तो कहता है सोते रहो, पर फिर बताता है कि वो माना टेस्ट ले रहे हैं। डेमियन अनइंटरेस्टेड होकर पूछता है, इसका फायदा क्या? एस्टा जवाब देता है, कोई नुकसान तो नहीं, देख ही लेते हैं। डेमियन अचानक एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, मैं भी ट्राई करूंगा। एस्टा हंस नहीं पाता। उसे विश्वास नहीं होता कि डेमियन इतना उत्साहित है। जब डेमियन आगे बढ़ता है, सब उसके छोटे दिखने पर बात करने लगते हैं। फिर भी वो कॉन्फिडेंट है। जैसे ही वो ऑर्बी को छूता है, इंडिकेटर ब्लिंक करता है और पूरी क्लास शॉक में आ जाती है। फ्यूरियन तक गर्दन तान कर देख रही होती है। डेमियन का माना क्वालिटी लेवल 9 और क्वांटिटी 67 निकलता है। पूरी क्लास स्टन्ड है, पर एस्टा शांत। वो जानता है कि जब ग्रेटनेस सामने होती है, सब फ्रीज हो जाते हैं। डेमियन एक बॉर्न जीनियस है, लेकिन एस्टा को पता है कि अगर उसने सही रास्ता चुना होता तो वो दुनिया बदल सकता था। इस बार एस्टा ठान लेता है कि वो उसे गाइड करेगा, उसे राइट पाथ पर रखेगा, क्योंकि ब्लेंडोर फैमिली ही डेक्लन की बराबरी कर सकती है। JRA का असिस्टेंट डेमियन को समझाता है कि स्कोर पर घमंड मत करो। डेमियन कहता है, मुझे पता है। फिर वो एस्टा के पास दौड़कर आता है, तूने टेस्ट दिया? एस्टा कहता है, नहीं। डेमियन जिद करता है कि वो भी दे। एस्टा समझ जाता है कि अब कंपैरिजन तो होगा ही। वो डिसाइड करता है कि लो प्रोफाइल रहना बेहतर है। वो ऑर्बी को छूता है और माना को एडजस्ट करता है, लेकिन ऑर्ब अचानक ओवरलोड होकर ब्लिंक करने लगता है और एरर दिखाता है। डेमियन खुशी से चिल्लाता है, मगर एस्टा काल्मली कहता है, मशीन शायद खराब है, टेस्ट दोबारा करो। डेमियन जानता है कि एस्टा अपनी पावर छिपा रहा है,
मशीन रीसेट होती है और इस बार अस्टा इतना कम रखता है कि रीडिंग आती है क्वालिटी 3 और क्वांटिटी 15। सब बिलीव कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अस्टा चाहता था। डेमियन गुस्से में बड़बड़ाता है जबकि अस्टा राहत की सांस लेता है। उधर JRA अपने ऑफिस में सेकंड मेज हॉल के रिकंस्ट्रक्शन को देख रही होती है। तभी असिस्टेंट यर्वी अंदर आता है माना मेजरमेंट रिपोर्ट के साथ। JRA स्कोर्स देखती है, डेमियन पर कमेंट करती है उसे गाइडेंस की जरूरत होगी। फिर उसकी नजर एस्टा के टेस्ट पर जाती है, वहां एरर और रीटेस्ट लिखा होता है। वो तुरंत समझ जाती है ये बच्चा साधारण नहीं है। वो फाइल बंद करती है और ठंडी मुस्कान के साथ बुदबुदाती है, इंटरेस्टिंग, उस पर नजर रखनी होगी।